मेटल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का मेजर पर्पस है इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कहीं से भी प्रोटॉन दिख जाए वो प्रोटॉन को खींच के आरएच बनाते हैं। आर माइनस का बनना सही नहीं लगता क्योंकि Na+ की पोलराइजिंग पावर खराब है। तो दो मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, दिस विल बी एल्कीन्स भी ब्रोमीन Cr2 Br2 CCl4 को डीकलराइज करती हैं और एल्काइंस भी, क्योंकि एल्युमिनियम काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, भर भर के H- को भेजता चला जाएगा ताकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए। फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव मानी जाएगी, आयोडोनेशन रिवर्सिबल माना जाएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल है सब लोगों के। माइंड मैप सीरीज में फिर से उपस्थित हैं एक नया चैप्टर लेकर आप लोगों के लिए, हाइड्रोकार्बन्स। एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर काफी हद तक सवाल बनाए जाते हैं। फिर वही बोला जाएगा, डिटेल में इसको डिस्कस करना चाहिए, डिटेल में इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आगे के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन एल्केन एल्कीन एल्काइंस के अलावा, आप जैसे हैलाइड्स हो गए, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह, उनमें भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये वो पहला फंक्शनल ग्रुप है जहां से आप आगे के फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग ध्यान से एक बार इसको अपने बैचेस में भी खुद से भी उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करें, साथ ही साथ इस माइंड मैप सीरीज को भी एक बार रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि एक चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो जो हम सबसे पहले इस माइंड मैप सीरीज में करने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा एल्केन्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, और एल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एल्केन्स के बारे में कहा जाता है कि जो हमारी एल्केन्स होंगी वो जनरली गैस भी हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स भी हैं, और साथ ही साथ वैक्सी सॉलिड्स भी हैं। तो अगर मैं शुरुआती एल्केन्स की बात करता हूं तो C1 से लेके C4 तक के जो हमारे कार्बन हैं, C1 से लेके C4 तक के कार्बन के जो एल्केन्स होंगे वो जनरली गैस, 5 कार्बन वाले जनरली हमारे लो बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स माने जाएंगे, जिनमें नियोपेंटेन को हटा दिया जाए, क्योंकि नियोपेंटेन जो है वो हमारा गैस है, बट नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन दे आर लो बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड्स। यानी C1 से लेके C4 तो गैस है, नियोपेंटेन भी गैस है, बट इसके अलावा आइसोपेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन हमारी लो बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड्स माने जाएंगे। साथ ही साथ अब C5 से लेके C17 कलरलेस लिक्विड्स होंगे, लेकिन C17 के ऊपर जो होंगे ये हमारे वैक्सी सॉलिड्स होंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हो सकता है कि कभी इससे रिलेटेड कोई सवाल कर ले कि भाई ये बताइए, कार्बन के नंबर्स बढ़ाने से आप किसी एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल अपीयरेंस पर क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि C1 से लेके C4 तक हमारे गैस है, C5 वाले भी गैस है लेकिन नियोपेंटेन, बाकी का आइसोपेंटेन और हमारा नॉर्मल पेंटेन वो भी गैस है। आगे के सारे लोग 17 कार्बन तक के गैस है, 17 से ऊपर वाले लोग हमारे वैक्सी लिक्विड्स होंगे। चलिए और बात कर लेते हैं। डेंसिटी का सवाल है, बड़ा नॉर्मल सा ट्रेंड है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके वो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वो पर्टिकुलर वैल्यू डेंसिटी की 0.8 ग्राम पर ml है, यानी 0.8 ग्राम सीसी, 1 ग्राम पर सीसी के बराबर जब उसकी डेंसिटी होगी तो वो हमारा कांस्टेंट मान लिया जाएगा। और ये कंफर्म है कि नॉर्मल पानी की भी अगर बात करें तो पानी की डेंसिटी से तो ये कम ही है, इसलिए पानी से तो ये हल्के ही माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सॉलिबिलिटी से रिलेटेड बात करूं तो सॉलिबिलिटी क्या कहना चाहती है, नॉन पोलर लोग हैं, आपको पता ही है एल्केन्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के डंडे हैं, कार्बन कार्बन के डंडे हैं, जिनके अंदर पोलैरिटी की संभावनाएं नेग्लिजिबल है। तो ऐसे में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो डिसोल्यूशन के बारे में सोचा जा सकता है, पर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूशन और डिसोल्यूशंस के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसलिए जनरली जो सॉलिबिलिटी है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो फिर भी ठीक है, बट इनसॉल्युबिलिटी नजर आती है वाटर के अंदर, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्युबिलिटी का जहां तक सवाल है वो बेंजीन, CCl4, ईथर, इनमें सॉल्युबिलिटी शो कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि एल्केन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने से लगातार घटती चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जो लिक्विड्स एल्केन्स जो है वो खुद भी हमारे एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बड़ा सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो एल्केन्स की हमें हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट से लिंक होगा, और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो डायरेक्टली वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्ट से लिंक होगा। क्योंकि पोलैरिटी नहीं है तो किसी और तरह के फोर्स की बात करना समझदारी नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शंस नजर आते हैं जो कि मॉलिक्यूलर वेट से लिंक होंगे। साफ दिखाई देता है हेप्टोन में, जिसमें हेप्टेन जिसमें 7 कार्बन है, हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन है, और पेंटेन जिसमें 5 कार्बन है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हमारा 7 कार्बन वाला है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि आप इस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को साइज सरफेस एरिया से भी कंपेयर कर सकते हैं। जो स्फेरिकल साइज के लोग हैं जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा देखने को मिलती है, यानी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे में आपका साइज सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप स्फेरिसिटी लेके आते हैं, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो काफी कम।
तो जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे आपके अंदर स्फेरिसिटी आएगी, जिसकी वजह से आपका साइज सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इंट्रैक्शंस पर असर पड़ेगा वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5-5 कार्बन का नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन लूं तो नियोपेंटेन सबसे ज्यादा स्फेरिकल कंसीडर किया जाएगा। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा स्फेरिकल है, इसलिए मेरा मानना यह है कि इस आदमी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम ही मान लेना चाहिए। स्फेरिकल आदमी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका रीजन है स्फीयर्स का सरफेस एरिया कम। जब हमें ठंड लगती है तो हम भी अपने आप को गोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया कम हो जाए। अगर हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉडी से हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो ठंडक भी कम लगेगी। ये आमतौर पर कुत्ते भी करते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में वो भी सुकुड़े बैठे रहते हैं। बहरहाल तो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा एक आखिरी पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को लेकर भी किया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो एक इर्रेगुलर सा ट्रेंड है, इर्रेगुलर ट्रेंड इन द सेंस कि जो हमारे जो ऑड नंबर के एल्केन्स हैं और जो इवन नंबर के एल्केन्स हैं, इनमें कुछ अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। ये कहते हैं जो इवन मेंबर्ड एल्केन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑड नंबर से ज्यादा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो इवन नंबर वाले लोग होते हैं इनमें जो दोनों तरफ के कार्बन हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पैकिंग काफी मजबूत हो सकती है। लेकिन यहां पर दोनों तरफ के कार्बन सेम साइड में होते हैं, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच की पैकिंग वो वीक होती। यानी अगर पैकिंग वीक हो रही है जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट पक्का वो कम हो जाता होगा। तो एक नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि इवन मेंबर्ड के केस में आपको पैकिंग मजबूत मिलती है और ऑड मेंबर्स केस में पैकिंग थोड़ी सी कमजोर मिलती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट पर असर दिखाई देता। जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है कि एल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में अगर आप बात करें तो एल्केन्स जो हैं वो बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि एक बड़ा नॉर्मल सा फंक्शनल ग्रुप है, आप देखें तो बहुत ही नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है, बहुत कम रिएक्टिव भी दिखता है। लेकिन फिर भी बनाने के तरीके अगर हम बात करें तो आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स बनाने के तरीकों की अगर बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की तरीकों की बात करें तो आपके पास दो तरीके। पहला, आप इस तरह से एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाइए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज न हो। दूसरा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरह से एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना चाहता हूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम न बढ़े, 5 कार्बन का हैलाइड 5 कार्बन के एल्केन, 4 कार्बन का हैलाइड 4 कार्बन के एल्केन, तो ऐसे में आपका जो सबसे पहला मेथड निकल के आता है वो है किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर आप किसी बाईवेलेंट मेटल के साथ सपोज जिंक ले लेते हैं, प्रोटिक मीडियम में सपोज डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, तो ऐसे में बहुत सीधी सी कहानी मानी जाती है सर इस केस में जो भी आंसर निकल के आएगा वो RH निकल के आएगा। तो अब ये जो मेथड बनाया गया है साथ में ZnCl2 जो भी कुछ अलग होना होगा वो अलग हो जाएगा। ये जो मेथड बनाया गया है ये मेथड क्या है सर? ये जो एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन बना रहे हैं ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने एक बाईवेलेंट मेटल को इन्वॉल्व किया। ये बाईवेलेंट करता क्या होगा? बाईवेलेंट कुछ भी नहीं है सर, हर मेटल का एक ही काम है। ये कोई आज पहली कहानी नहीं है, आगे कई बार इस बारे में बात करेंगे कि जो है हर मेटल सॉल्वेंट के अंदर अगर लिया गया है तो वो एक ही काम करने के लिए लिया गया है, वो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। आप उस इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन करवा लीजिए, कुछ करवा लीजिए, जो करवाना करवा लीजिए। मेटल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का मेजर पर्पस है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपने आप को आयनिक फॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जिंक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो समझ में आता है वो यही है कि RX के सामने अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रखा तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से R डॉट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी R पर इलेक्ट्रॉन आकर इसको R डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही R डॉट बने, इस R डॉट पर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो जाके अप्रोच कर ले, क्योंकि अभी भी इस R डॉट को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे में R माइनस तैयार हो जाएगा और एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनने की संभावना आती। अब जैसे ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा तो क्या हो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है उस सॉल्वेंट में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। दिस R माइनस ZnX जो भी आपने बनाया ये सॉल्वेंट में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके आपको RH बना के दे देगा। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो हो क्या रहा है, आपने जिस आदमी को भी लिया है, आप समझिएगा, आपने जिस आदमी को भी लिया है उस आदमी से आपने क्या बना लिया है? जिस आदमी को आपने लिया था RX, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? RH।
अब इस पूरे प्रोसेस में ना कुछ कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, मैं समझ में आता है मुझे, और वो डाउट यही है कि आपने जो है वो जिंक लिया है, कुछ खास बात होती है, कभी सोडियम लेके देख लेते, कभी लिथियम लेके देख लेते, तो हम उनको जवाब देते हैं कि जो बाइवेलेंट एटम है या किसी भी इस तरह के मेटल को लेने का एक पर्पस ये है यहां पर, ताकि ये R माइनस बने। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, इस R माइनस को बनाने के लिए मैंने ये हरकत की। R माइनस को बनाने के लिए क्या करना था भाई, बड़ा आसान है, R डॉट बनेगा तो R माइनस बनेगा ना। ये पहला स्टेप तो ठीक है, दिस स्टेप 1, जरा समझिएगा, दिस इज स्टेप 1। ये जो स्टेप 2 आपने लिखा है, इस स्टेप 2 को ऑप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि स्टेप 2 कुछ और भी हो सकता था। दूसरा जो स्टेप 2 हो सकता था वो ये भी हो सकता था, RX के ऊपर फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आए और इसको भी R डॉट बना ले। आप समझिए, आपके पास दुनिया भर के RX, पहले RX पर एक इलेक्ट्रॉन आके उसको रेडिकल बना रहा है, तो दूसरे RX पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसको रेडिकल बना देगा। तो ऐसे में सर बर्तन के अंदर डॉट 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 टहलते रहेंगे, R डॉट R डॉट R डॉट, वो R डॉट आपस में मिलकर RR बना देंगे। आप समझिएगा बात को, लेकिन आपको तो RR नहीं बनाना, आपको तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज नहीं करने, तो ऐसे में आपने जिंक का इस्तेमाल किया। ये क्या बात होती है सर, RR ना बने इसलिए जिंक का इस्तेमाल। जिंक ने ऐसा क्या किया, जिंक का साइज जो है, जिंक +2 का साइज छोटा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। मैंने इसलिए बाइवेलेंट मेटल लेने की कोशिश की, एक ऐसे मेटल को लेने की कोशिश की जिसका कैटायनिक साइज छोटा होगा। उससे फायदा यह होगा कि उसकी पोलराइजिंग पावर, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ा होगा, फजांस रूल के अकॉर्डिंगली उनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से इस ऑर्गेनोमेटालिक के बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट होता है, पोलर कोवेलेंट। और इस कोवेलेंसी के लिए जिंक +2 या किसी भी मेटल के आयन का साइज छोटा होना चाहिए, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। अरे तो सर आपको जरूरत क्या है ऑर्गेनोमेटालिक बनाने की, क्योंकि ये बनेगा तो ही H को लेकर RH बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज नहीं करेंगे। सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, बाइवेलेंट मेटल को लेने का या किसी ऐसे मेटल को लेने का जिसका आयनिक साइज छोटा है, पर्पस सिर्फ इतना था ताकि मैं बर्तन में ऑर्गेनोमेटालिक बना सकूं। यानी पहला ऑप्शन तो ये चलेगा ही चलेगा, स्टेप 1 तो ये चलेगा, लेकिन स्टेप 2 ये चलेगा ना कि ये चलेगा। क्यों, क्योंकि सर ऐसे में अगर ऑर्गेनोमेटालिक बनने के लिए तैयार है, तब तो आपने पहला R डॉट बनाया और इसी R डॉट पर फिर से इलेक्ट्रॉन आके उसको क्या बना देगा, R माइनस, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक बनाने के लिए जिंक +2 तैयार है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो ये कोवेलेंसी क्रिएट कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेटल होता जो ये कहता कि भैया ऐसा मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें R माइनस बनाना बना लेना, मैं तुम्हारे बगल में आके खड़ा नहीं हूंगा, मेरी पोलराइजिंग पावर खराब है, मैं कोवेलेंसी क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसे में सेकंड स्टेप ये वाला फॉलो ना करके सेकंड स्टेप ये वाला फॉलो किया जाएगा और उस केस में आंसर RR आएगा जब हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए, ये सारा दर्द मेटल का है, ये सारा खेल मेटल का है। पब्लिक को यही नहीं समझ में आता कि लिथियम को ईथर के साथ लेंगे तो वुड्स रिएक्शन नहीं होती, लेकिन सोडियम के साथ लेते हैं तो वुड्स रिएक्शन हो जाती है, और सीजियम के साथ ले तो और भी अच्छी वुड्स रिएक्शन हो जाती है। ये समझ में नहीं आता ये सारा खेल मेटल खेल कैसे रहा है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात, ऑर्गेनोमेटालिक बनाना है तो वो सिर्फ तभी बनेगा जब मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। अगर उसकी पोलराइजिंग पावर कम है तो वो ऑर्गेनोमेटालिक बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में RR बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, R डॉट R डॉट R डॉट R डॉट ही आपको बर्तन में देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले मेथड की बात करूं तो पहला मेथड बहुत आसान था, जिसके अंदर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड के आगे एक बाइवेलेंट मेटल प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके उसको सिंपल RH में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड हमारा सिंपल रिडक्शन है। आप एक RX लेके आते हैं तो इस RX को इनमें से किसी से भी रिड्यूस करके, मान लीजिए आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, LiAlH4 ले लिया, या फिर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, तो आप इसको RH में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड बहुत सीधा है, आसान सी मैकेनिज्म है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं तो दिस इज AlH4 माइनस, जिसमें एल्युमिनियम खासा तड़प रहा है क्योंकि एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उस पर माइनस चार्ज तो कहीं से भी स्टेबल नहीं होता। तो ये काम अपने आप को खुश करने के लिए वो अपने अंदर से H माइनस को लात मार के निकाल देता। अगर उसने अपने अंदर से H माइनस को बाहर निकाल दिया तो ऐसे में ये H माइनस जो होंगे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, इस R पर धक्का मार के X को बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से RH तैयार हो जाएगा। कहने के लिए आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन या SN2 के नाम से जान सकते हैं। ये काम जो होगा, ये काम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आसानी से कर रहा है क्योंकि H माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, भर भर के H माइनस को भेजता चला जाएगा ताकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए। क्लियर है। लेकिन फिर भी एक बात बोली जाती है, सर बातें जब पीछे से धक्का मारने की होती हैं तो ऐसे में सर आप पीछे से धक्का मारने के लिए पीछे जगह भी होनी चाहिए सर। आप समझिए, यानी RX अगर आपने टर्शरी ले लिया तो ऐसे में पीछे से धक्का मारना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यानी अगर मैं RX को टर्शरी ले लूं
सपोज ये मेरा एक RX है और इस RX को टर्शरी ले लूं और उसके बाद इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बौछार करूं, तो मुझे समझ में आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपने अंदर से H माइनस देगा और ये H माइनस पक्का पीछे से धक्का मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेड़ों की वजह से, पेड़ कौन से हैं सर, ये मिथाइल ग्रुप, ये पेड़ हैं सर sp3 हाइब्रिड, इन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से ये कहेगा भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, पीछे से धक्का नहीं मार पाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, हम H माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है सर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हम एज अ बेस बिहेव करेंगे, यहां से H को लेके निकाल के भाग जाएंगे, इधर से Br निकल जाएगा, SN2 छोड़िए सर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये E2 मैकेनिज्म हो जाएगी, इस एलिमिनेशन रिएक्शन से एक एल्कीन तैयार हो जाएगी। एंड दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये काम करने के लिए तैयार है, एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करना उसके लिए आसान है, लेकिन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन के लिए LAH का इस्तेमाल वर्जित। सिमिलरली प्राइमरी हैलाइड्स के लिए भी ये बोलते हैं कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वहां पेड़ नहीं है, लेकिन आप सोडियम बोरोहाइड्राइड्स के लिए आप प्राइमरी हैलाइड का रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल न करें। रीजन बहुत क्लियर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरॉन है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, तो ऐसे में बोरॉन से जो H माइनस निकल के आते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती। अब वो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं तो ऐसे में वो SN2 रिएक्शन प्रमोट नहीं करते, तो उनकी कोशिश रहती है कि अगर रिएक्शन SN1 से आगे बढ़ जाए, लेकिन SN1 के लिए हैलाइड हमारा वो टर्शरी होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड तो SN1 प्रेफर नहीं करते, तो ऐसे में प्राइमरी हैलाइड्स के रिडक्शन के लिए NaBH4 का इस्तेमाल वर्जित है। यानी यहां पर चाहे तो एक छोटा सा नोट डाल के मेंशन कर सकते हैं, मैकेनिज्म बहुत क्लियर है, इन तीनों में से कोई भी आदमी ले लिया जाए, ये तीनों एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको H माइनस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एल्काइल हैलाइड लाइए, पीछे से धक्का लगवाइए, सामने से लीविंग ग्रुप को लीव करवा दीजिए, नॉर्मल RS तैयार हो जाएगा विद 2 एक्सेप्शंस। पहला वो ये है कि 1 डिग्री हैलाइड का अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो 1 डिग्री हैलाइड के रिडक्शन के लिए NaBH4 इस्तेमाल मत करिए, NaBH4 इस्तेमाल मत करिए। और इसी तरह से अगर आप 3 डिग्री हैलाइड का रिडक्शन करना चाहते हैं तो 3 डिग्री हैलाइड के रिडक्शन के लिए LiAlH4 का इस्तेमाल मत करिए। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, रीजन आपके सामने है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पीछे से धक्का मारने से अगर उसको जरा सी भी दिक्कत लगेगी तो वो एज अ बेस बिहेव करेगा और इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर ना बनाकर E2 मैकेनिज्म बोला जाए। समझिए, क्लियर है। तीसरा मेथड ले लेते हैं। तीसरा मेथड बड़ा कॉमन सा मेथड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से एल्केन बनाना है। यही वही पुरानी कहानी है। आप सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाइए, RX को लेके आइए और RX के आगे आपने ऑर्गेनोमेटालिक बनाने के लिए मान लीजिए लिथियम रख दिया। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपने लिथियम रख दिया तो क्या होगा सर, लिथियम है, लिथियम प्लस बनाएगा, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन RX पर जाके R डॉट बनाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा सर, स्टेप तो वही पुराने हैं, RX के आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले R डॉट बनाएं, इसी R डॉट पर दूसरा तरीका यह है कि एक इलेक्ट्रॉन फिर से आके इसको R माइनस बनाए, सिर्फ तब जब लिथियम आने के लिए तैयार होगा। और लिथियम आने के लिए तैयार है सर, लिथियम प्लस का साइज छोटा होता है सर, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर है, ऑर्गेनोमेटालिक बनाने के लिए तैयार होगा, पक्का ऑर्गेनोमेटालिक बनेगा। यानी एक चीज तो कंफर्म है सर, ये RLi बनेगा, और एक बार RLi बन गया तो इसके ऊपर पानी थूक कर आप इसको RH में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि R माइनस की सबसे पहली खूबी यही है कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, एक इंटेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसको कहीं से भी प्रोटॉन दिख जाए वो प्रोटॉन को खींच के RH बना देगा। यानी कहने का मतलब तो बड़ा क्लियर है कि सर ये RH बनाने का एक आसान तरीका माना जा सकता है कि किसी तरह से अल्काइल हैलाइड को आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको धीरे से RH में कन्वर्ट कर लीजिए। एक चाहे तो यहां पर एक मैकेनिज्म, एक रिएक्शन और लिख सकते हैं जो कि एक कॉमन रिएक्शन मानी जाती है। अगर मैं किसी RX को Mg ईथर के अंदर डाल दूं, फिर वही वाली बात आती है सर, मैग्नीशियम +2 बनेगा सर, मैग्नीशियम +2 स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर वाला आदमी है, पक्का ऑर्गेनोमेटालिक बनाएगा, दिस विल बी RMgX। और एक बार RMgX बन गया तो आपने इसके ऊपर पानी मार दिया सर, ये RH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो उल्टी सीधी चीजें हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिर से एक अल्काइल हैलाइड बनाने का एक अच्छा तरीका माना जाए। यानी ये RX ऑर्गेनोमेटालिक में कन्वर्ट हुआ और ऑर्गेनोमेटालिक प्रोटॉन को खाकर RH में कन्वर्ट।
यानी बड़े सीधे सीधे से मेथड्स हैं जो एल्केन्स बनाने के मेथड है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हैलाइड के अंदर RX है, R कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी R ही कार्बन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे भी एक आध मेथड्स की बात कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा सर, अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब मेरे सामने जब RX रखा जाएगा और उसके आगे Na ईथर रखा जाएगा, अब मेरी आंखें उछल उछल के ये कहेंगी कि भैया कहानी तो वही है, सॉल्वेंट है, सोडियम है, तो पक्का RX का जो पहला स्टेप होगा वो R डॉट का बनेगा, और इस R डॉट के बाद जो दूसरा स्टेप बनेगा वो भी R डॉट का बनेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार सेकेंड स्टेप R माइनस का बनना सही नहीं लगता, क्योंकि Na+ की पोलराइजिंग पावर खराब है। वो कहेगा भैया मैं नहीं आ रहा, तुम्हें ऑर्गेनोमेटालिक बनाना बना लो, मैं नहीं आने वाला। तो ऐसे में ऑर्गेनोमेटालिक बनेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा सर? हर RX पे डॉट बनेगा, हर RX पे डॉट बनेगा, हर RX पे डॉट बनेगा, और ऐसे में बर्तन में R डॉट टहलते रहेंगे। और जब R डॉट टहलते हैं तो वो टहलते नहीं, जुड़ जाते हैं, और ऐसे में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर जाएंगे और ये RR में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बहुत सीधी सी कहानी लगती है। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अगर डबल करना चाहते हैं, यानी सिमेट्रिकली आप इंक्रीज करना चाहते हैं, एक सिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना बहुत समझदारी माना जाता है, जिसमें 2 का 4, 4 का 8, 3 का 6 किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 का 5 करना है तो बहुत समझदारी नहीं, क्योंकि अगर 2 का 5 करना है तो आपको फिर 2 तरह के हैलाइड्स लेके आने पड़ते हैं, R1X प्लस R2X। अब ऐसे में अकल तुम्हारी ये कहती होगी कि भाई बड़ा लॉजिकल है कि डब्बे में तो डॉट 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 बनेंगे, तो डब्बे में अगर डॉट 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 बनेंगे तो ऐसे में सर एक डॉट तो यहां से बनेगा, R1 डॉट बनेंगे, और बर्तन में R2 डॉट भी बनेंगे। सर लेकिन अब इन डॉट की आंखें तो है नहीं कि हम आपस में जुड़ जाएंगे। अरे भाई जैसा मौका लगेगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसे में R1 R1 के साथ भी जुड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, R1 R2 के साथ भी जुड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और R2 R2 के साथ भी जुड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जो आप बनाना चाहते हैं उसकी यील्ड लगभग तिहाई हो जाएगी, 1/3, जो कि समझदारी नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का एक अच्छा तरीका नहीं। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वुड्स रिएक्शन अच्छा माना जाता है। अनसिमेट्रिकल एल्केन आप बनाना चाहते हैं तो ये वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड नहीं। समझ में आई बात? बहुत आसान सा। अब इसमें एक तो चीजों का बात ध्यान रखते हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है कि वुड्स रिएक्शन में कभी कभार डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है, लेकिन फिर भी वो टर्शियरी हैलाइड्स में ज्यादा उभर के सामने आता है। बट अगर मैं जनरल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करूं तो कुछ कुछ कभी कभार ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज मेरे पास एक CH3 HCH3 एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं ये, और ये रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ मान लीजिए जुड़ने जा रहा है, ये इस रेडिकल के साथ मान लीजिए जुड़ने जा रहा है। तो ऑब्वियस है अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो एक सिमेट्रिक एल्केन बन जाएगी, जिसकी बहुत प्रबल चांसेस हैं कि ये आपकी एक सिमेट्रिकल एल्केन होगी, जिसको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का नाम दिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, आप बल्कि कुछ और दे सकते हैं, बहुत सारा एल्केन है, कुछ ब्यूटेन नहीं है भाई, ये मतलब ब्यूटेन है, लेकिन समझ रहा बात, आप इसका IUPAC लिख सकते हैं, दिस इज 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल, ऐसे करके कुछ इसका नाम लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ऐसे में आप अगर पॉसिबिलिटी ये ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, इसका आंसर लिखा जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी एक और भी होती है, वो यूनिक पॉसिबिलिटी है जो कि कम देखने को मिलती है। वो ये है, इन दोनों रेडिकल्स के आपस में जुड़ने से पहले अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है? इस रेडिकल के बगल वाले कार्बन से जो H लगा, अगर वो H जाके यहां जुड़ जाए, समझना, यानी ये CH का बॉन्ड अगर होमोलिटिकली क्लीव कर जाए तो यहां एक रेडिकल बनेगा, यहां एक रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल तो यहां जुड़ जाए और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाए। जरा समझना क्या नाटक हो रहा है। एंड दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कहने का मतलब ये हुआ पॉसिबिलिटी एक और भी है कि ये आ जाए CH3 और H जाके वहां जुड़ जाए तो ये आ जाएगा CH3, और जो दूसरा वाला आदमी उसका क्या होगा? दूसरा वाला आदमी दोनों रेडिकल आपस में जोड़ लेगा, और जब दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, प्रपोर्शनेशन, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन जनरली वुड्स रिएक्शन में देखने को मिलता है, मेजरली ऑब्जर्व होता है जब आप टर्शियरी हैलाइड्स की बात करते हैं, बट फिर भी वुड्स रिएक्शंस के अंदर आपको ये डिस्प्रपोर्शनेशन माइनर फॉर्म में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। हाँ, मेजर प्रोडक्ट बोला जाएगा तो अलग केस है, पर टर्शियरी हैलाइड्स के केस में मेजरली ये ऑब्जर्व किया जाता है।
तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने का तरीका है, लेकिन अनसिमेट्रिक मेथड नहीं था। तो अगर आप अनसिमेट्रिक एल्कीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बढ़िया मेथड निकाला गया है, जिसको आप कोरेआउस सिंथेसिस कह सकते हैं। कोरेआउस सिंथेसिस ये कहती है कि R1X के आगे सबसे पहले लिथियम रख दीजिए। अब मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझ जाएंगे, लिथियम ईथर है तो पक्का ऑर्गेनोमेटालिक बनाएगा, बिकॉज लिथियम का साइज छोटा है, तो R1Li बनेगा। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फिर ये कहते हैं R1Li, ये मैं नहीं कहता, ये कोरेहाउस साहब कहते हैं कि अब R1Li के आगे CuX रख दीजिए। जैसे ही आप इसके सामने CuX रखेंगे, ये R12CuLi में कन्वर्ट होगा, एंड दिस अगेन एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दिस इज डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्काइल लिथियम। दिस इज डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, जो कि खुद भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बड़ी कमाल की बात है, जब एक बार एल्काइल लिथियम बन चुका तो आपने दोबारा ऑर्गेनोमेटालिक क्यों बनाया? बड़ी अजीब सी बात है। एक बार एल्काइल लिथियम जब बन गया, जो कि खुद भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो आपने दोबारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाने की कोशिश की, जिसका एक यूनिक नाम भी है। इसे गिलमेंस रिएजेंट भी बोला जाता है। दिस इज गिलमेंस। तो जब एक बार ऐसा हो चुका तो ये काम दोबारा क्यों किया जा रहा है? तो बहुत सीधी सी कहानी है, ये काम दोबारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो आर है वो कॉपर के साथ लिंक, मेरा आर लिथियम के साथ लिंक ना हो। उसका रीजन ये है कि जैसे अब आप ये गिलमेन लाएंगे तो ये गिलमेन R12CuLi, अब ये आदमी जब R2X के सामने रखा जाएगा तो ये नंबर 2SN2 रिएक्शन के बारे में सोचेगा। ये गिलमेन ये पीछे से धक्का मार के X को यहां से निकालेगा। आप समझिएगा बात को, यानी R1 R2 का प्रोडक्ट बनेगा, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। सो दिस विल बी R1 R2 एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। आप समझ रहे, ये वाला R1 R2 साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये वाला R1 तो यहां पे भी धक्का मारा जा सकता था। R1 के आगे जब आप R2X रखेंगे तो ये हरकत तो यहां पर भी की जा सकती थी। आप समझिए, यहां धक्का मारेगा, इसको निकाल दें। वो कह रहे नहीं, बात तो आपकी सही, ये बात आपकी सही है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्योंकि अब SN2 मैकेनिज्म चल रही है तो R2X के ऊपर एक लिमिटेशन लगी हुई है। वो एक लिमिटेशन क्या है? दिस R2X शुड नॉट बी टर्शरी। ये टर्शरी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी 3 डिग्री। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर ये 3 डिग्री हुआ तो फिर वही वाली बकवास शुरू होगी। वो कहेगा मैं तो धक्का नहीं मारता, मैं तो एक बेस हूं, मैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करके एल्कीन बना दूंगा। यानी SN2 की जगह कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा? वो E2। तो ऐसे में ठीक है, फिर भी ये वाली बात कहां से निकल के आती है कि आपने लिथियम का ऑर्गेनोमेटालिक ना लेके कॉपर के साथ क्यों बनाया आर को? तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि गिलमेन में कॉपर के साथ आर जुड़ा है, जिसकी कॉपर जो कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए ये आर सिर्फ टर्शरी हैलाइड्स के केस में ही मजबूरी शो करता है, और तब वो SN2 की जगह E2 फॉलो करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में मेजरली ये आपको R1 R2 बना के दे देता है। लेकिन अगर R1Li लिया गया होता तो उस केस में ये, क्योंकि लिथियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ऐसे में R1 जो है वो 2 डिग्री के साथ भी, इवन 3 डिग्री के साथ तो करता ही करता E2 मैकेनिज्म। आप समझ रहे मेरी बात को? आप E2 नहीं कराना चाहते हैं, आप SN2 कराना चाहते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में मजबूरी हुई तो अलग बात है, बट प्राइमरी सेकेंडरी में कोई मजबूरी नहीं है, आसानी से धक्का मारा जा सकता है। यह काम गिलमेन कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो कॉपर के साथ आर जुड़ा है, लिथियम के साथ जुड़ा हुआ आर क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं तो सेकेंडरी में भी E2 के बारे में सोचता हूं, और अगर मैं सेकेंडरी में भी E2 के बारे में सोचता हूं तो मेरा पर्पस खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा पर्पस एल्कीन नहीं, मेरा पर्पस बड़ी एल्केन बनाने का था। बात समझ रहे हैं? तो यानी गिलमेन एक आसान सा रिएजेंट है जो कि किसी दूसरे R2X के सामने रखकर R1 R2 तैयार करता है। बस लिमिटेशन ये है कि R2X मेरा टर्शरी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब तीसरे मेथड की बात करें तो डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी, कोल्ब्स रिएक्शन हो सकती है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत आसान सी रिएक्शन है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी एसिड ले लिया जाए और उस एसिड का अगर कार्बोक्सिलिक सोडियम पोटेशियम, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ले लिया जाए, सपोज ये ले लेते हैं, तो ऐसे में कहते हैं कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये बिजली गिरा दी हमने, ठीक, तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऐसे में आपको फाइनली CH3 देखने को मिलता है, साथ में कुछ कुछ चीजें CO2 अलग हो जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो लोगों ने कहा भाई ये चक्कर क्या है, ये किस तरह की मैकेनिज्म है? तो ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो सॉल्ट है हमारा CH3CH2 COONA, ये एक्चुअली CH3CH2 COO- और Na+ के फॉर्म में दिखाई देता है। कैथोडिक रिएक्शन की बात करें तो दुनिया जानती है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए एक आदमी उछल के हमारे सामने आता है जिसका नाम Na+।
अब बड़ी हैरानी की बात है, Na कहता है कैसी बातें कर रहे हो, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल तो तुम जानते नहीं कितना कम होता है, हमसे तो उम्मीद ही मत करना। ऐसे में चांसेस किसके बन जाते हैं, ऐसे में पानी के रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट होने लगता है। यानी एक चीज तो क्लियर है, कैथोड पर रिडक्शन से क्या बनेगी, हाइड्रोजन। लेकिन जब आप एनोड की बात करेंगे तो एनोड का क्या सीन चलेगा, एनोड कहेगा भाई साहब ऐसा है, हम तो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, इस सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट है इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। यह आदमी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करता है, रीअरेंजमेंट के बाद ये फौरन CO2 बाहर निकालता है, रीअरेंज करते ही CO2 बाहर निकल जाती है और ये CH3CH2 डॉट और CO2 बनता है। अब जैसे ही ये रेडिकल तैयार हो गया, फिर वही वाली कहानी है, जैसे ही ये रेडिकल तैयार हो गया, ये रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं और इस रेडिकल के जुड़ते ही एक बड़ी एल्केन आपके सामने दिखाई देने लगती, और ये फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने का एक खूबसूरत तरीका अब माना जा सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन की संभावनाएं भी यहां देखने को मिल सकती हैं, ये डिस्प्रपोर्शनेट करके एक एल्केन और एक एल्कीन भी बना सकता है। क्लियर है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जा सकती है, जिसमें CO2 भी बनेगी, साथ में एल्केन भी बनेगी, बड़ी एल्केन भी बनेगी, डिस्प्रपोर्शनेशन से थोड़ा बहुत छोटी एल्केन और एक एल्कीन भी बनेगी, इनफैक्ट एस्टर भी बनेगा। जब ये वाला रेडिकल उठा के ये वाला रेडिकल जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक एस्टर भी बनने के चांसेस हैं जो कि दिखाई दे। क्लियर है, तो ये भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक आसान सा मेथड माना जाता है। उसके बाद जहां तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम करने का सवाल है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन, ये कहते हैं जो एसिड्स होते हैं वो NaOH के प्रेजेंस में आपको RH बना के देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है, ये अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये RCOONA बेसिक एनवायरनमेंट में एसिड सॉल्ट के फॉर्म में नजर आएगा, और वो सॉल्ट के फॉर्म में नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके साथ NaOH की रिएक्शन कराऊं तो सिर्फ समझाने के लिए कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो जुड़ जाता है। आप समझिएगा जरा बात को, ये लोग आपस में सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैकेनिज्म तो कुछ और है। मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म के बारे में भी बात की जा सकती है। ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा और देख के लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RH, और अलग क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये 600 लगभग 50 केल्विन के आसपास, समझिए बात। अब ठीक है सर, अब जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि NaOH लोगे तो RH बनेगा। अब ठीक है, मैकेनिज्म का जहां तक सवाल है, मैकेनिज्म भी बड़ी सीधी सी है। सर अगर आप सॉल्ट लेके आए और उसके सामने आपने बेस रख रखा है तो ये OH माइनस सबसे पहले आप जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा O-OH जुड़ जाएगा, यहां भी आ जाएगा O- अंदर आएगा और ये R यहां से बाहर निकल जाएगा R- के फॉर्म में, और फाइनली आपको दिखाई देगा ये OH और यहां आएगा O-। R- कहेगा तुम्हारे पास H क्या कर रहा है, मुझे दे दो अपना H, क्योंकि तुम्हारा H निकलने के बाद जो तुम्हारा माइनस आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, R- यहां से H को खींच लेगा और R- H को खींचते ही क्या बना देगा, RH बना देगा। ये आपकी एल्केन तैयार हो जाएगी, साथ में कार्बोनेट सोडियम के साथ जुड़कर Na2CO3 बना के खेल खत्म कर देगा। समझिए बात को, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये NaOH था तो इस H को खींचा गया, अगर ये NaOD होता तो आंसर इज नॉट RH, आंसर विल बी RD। समझिएगा बात को, NaOD लेते तो RD आंसर लिख देते। दूसरी बात, कार्बन आयन मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है। कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बन आयन तैयार हो रहा है, और अगर कार्बन आयन तैयार हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन विल बी डिसाइडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मोर स्टेबल द कार्बन आयन, बेटर विल बी द रेट ऑफ दिस डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा। सिंपल, क्लियर। यानी एक चीज क्लियर है कि अगर मैं ज्यादा मैकेनिज्म की बात ना करूं तो मुझे करना क्या होगा, R के साथ जो COH लगा है इसको उड़ाना, बस बात खत्म, इतनी कहानी। समझ रहे बात को, तो जो भी आंसर आए। अब लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले अच्छे लेवल पर कि भाई ये बताइए इन चारों में से डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट कौन कर रहा है, तो ऐसे में फिर सीधा सा आंसर है जहां कार्बन आयन ज्यादा अच्छा बनेगा वहीं डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट हो जाएगा। साथ ही में साथ NaOH का ही H जाके RH बना रहा है, तो अगर NaOH की जगह NaOD लोगे तो आंसर RD बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट सिंपल रिडक्शन है, कुछ और लोगों के भी रिडक्शन किए जा सकते हैं। रेड फास्फोरस HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल्स को रिड्यूस करके एल्केन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड्स को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। मेरा सजेशन है कि आप कम से कम ये जरूर याद रखें कि इनके रिडक्शन में HI के कितने मोल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ रिड्यूस करके आप इनको डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड एल्केन बनाने का अब माना जा सकता है। अच्छा, अब जहां तक केमिकल रिएक्शंस का सवाल है, एल्केन्स काफी हद तक इनर्ट फंक्शनल ग्रुप्स लगती। आप समझिएगा, एल्केन्स काफी हद तक इनर्ट फंक्शनल ग्रुप्स लगती हैं क्योंकि इनमें कुछ खास ऐसा होता ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी एक आध कॉमन रिएक्शंस है जो कि है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्केन्स की एक कॉमन रिएक्शन है जो कि अल्काइल हैलाइड बनाने का काम करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मीथेन X2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में RX में कन्वर्ट हो जाती। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो आपके पास X2 का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फोटॉन्स गिरते हैं और ये फोटॉन्स इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ देते हैं और आपको X डॉट बना हुआ नजर आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये X2 बॉन्ड टूट जाएगा और X डॉट तैयार होगा। X डॉट एल्केन के सामने जाके खड़ा हो जाएगा और उस एल्केन में जहां जहां से उसको हाइड्रोजन दिखेंगी, एक प्राइमरी हाइड्रोजन दिख सकती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन दिख सकती है, टर्शरी हाइड्रोजन दिख सकती है, तो वो X डॉट किसी एक H को लेके भागेगा। अब देखो, मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया है, तो मीथेन में तो एक ही तरह की हाइड्रोजन है, तुम सब समझ ही रहे होगे सर ये कैसी हाइड्रोजन है, सुपर प्राइमरी हाइड्रोजन, इसमें क्या सोचना सर, एक ही हाइड्रोजन है, ये इसी तरह के हाइड्रोजन को खींच सकता। लेकिन अगर कोई और एल्केन होती जिसमें 2 डिग्री भी हो सकती थी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी हो सकती थी, तो ऐसे में फिर वो अपने हिसाब से H को खींचेगा और तुम सब समझदार होगे सर, H को खींचने के बाद एक रेडिकल बनेगा और रेडिकल की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री ऊपर होते हैं, इसलिए चांसेस हमेशा इस X डॉट के 3 डिग्री हाइड्रोजन को खींचने के बढ़ जाते हैं ताकि एक ऐसा रेडिकल बने जो कि हमारा स्टेबल रेडिकल। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन अब यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। X डॉट ने यहां से H को निकाला, H को निकाला तो CH3 डॉट तोड़ा, CH3 डॉट ने फिर से X को पकड़ लिया और CH3X तैयार हुआ, एक X डॉट फ्री हुआ, वो वापस सर्कुलेट हो गया। यानी सर ये तो प्रोपोगेशन स्टेप है। X डॉट ने H को पकड़ा, CH3 डॉट बनाया, CH3 डॉट ने X2 में से फिर से X को पकड़ा और X डॉट फ्री करके वो, यानी एक फोटोन ने इनिशिएशन किया। आप समझ रहे हैं, एक फोटोन ने इनिशिएशन किया। अब एक्स डॉट बनाने के लिए बार बार फोटोन नहीं आएगा, एक्स डॉट अपने आप बनते रहेंगे। देखिए बनते रहे, ऊपर जा रहे हैं, बनते रहे, ऊपर जा रहे हैं, बनते रहे, ऊपर जा रहे हैं। जैसी रिएक्शन टर्मिनेट करेगी फोटोन फिर से आ जाएगा। ये कहते हैं एक एक फोटोन जो है हजारों अल्काइल हैलाइड बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फोटॉन्स रेडिकल जनरेटर का नहीं, रेडिकल इनिशिएटर का काम कर रहा है। ये सिर्फ एक बार बना के छोड़ देंगे, उसके बाद अपने आप रिएक्शन ऐसे घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी और ये साहब बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि रिएक्शन टर्मिनेट कर जाए, यानी जैसे ही X डॉट बने वो CH3 डॉट के साथ जुड़ जाए। अगर ये फौरन CH3 डॉट के साथ जुड़ गया तो फिर संभावनाएं ये बनती हैं कि ये दोनों आपस में जुड़कर CH3X बना लें और ऐसे में फिर क्योंकि X डॉट खत्म हो गया तो फिर से फोटोन आकर एक X डॉट और बना देगा। यानी फोटोन की जरूरत बहुत आराम से पड़ेगी, वो सोता रहेगा, जब देखेगा अरे अरे लग रहा है X डॉट बन नहीं रहा, तो वो फिर से जाके X डॉट बनाने का काम शुरू कर देगा। यहां पर देखा जाए तो CH3 भी आपस में जुड़ सकते हैं, X डॉट भी आपस में जुड़ सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे टर्मिनेशन स्टेप्स होंगे। यानी एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे अच्छी मानी जानी चाहिए, फिर उसके बाद सबसे खराब आयोडीन होगी। आयोडीन के लिए बोला जाता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जो कि हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसको हम कैरी आउट नहीं करते होंगे और कुछ खास हरकत करके किया जा सकता। बट मेजरली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मेजरली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो ये क्लोरीन, जो मुझे समझ में आता है, क्लोरीनेशन और एक ब्रोमिनेशन। यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव मानी जाएगी, आयोडोनेशन रिवर्सिबल माना जाएगा, इसलिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक अभी जैसे मैंने बात की थी कि जब भी कोई रेडिकल होगा, चाहे वो Cl का डॉट हो, चाहे वो Br का डॉट हो, वो किसी भी एल्केन के अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को ढूंढता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगी तो लेके भागेगा, 2 डिग्री मिलेगी तो लेके भागेगा, 3 डिग्री मिलेगी तो लेके भागेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिसके निकलने से जो रेडिकल बने एल्केन के अंदर वो स्टेबल बने। और तुम सब जानते हो टर्शरी रेडिकल्स जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करूं, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करूं और टर्शरी हाइड्रोजन की बात करूं, किसी एल्केन के अंदर अगर ये तीनों हाइड्रोजन हैं तो जो सबसे कम रिएक्टिव हाइड्रोजन होगी, चाहे क्लोरीनेशन का प्रोसेस हो, चाहे ब्रोमिनेशन का प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, ऐसे में 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। रेशो के टर्म्स में ये 1 मिनिमम मान लेते 1,
2 डिग्री की रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन में 3.8 टाइम्स बढ़ जाएगी और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी आप ऑब्वियसली सर जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही। ब्रोमिनेशन के केस में भी अगर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री की 82 टाइम्स बढ़ जाएगी और 3 डिग्री की 1600 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी ब्रोमिनेशन में तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्लोरीनेशन में भी ज्यादा होती है, बट ब्रोमिनेशन में बहुत ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं? यानी अगर मुझे कभी भी ये डिसाइड करना पड़ा कि आप रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ब्रोमिनेशन में तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि जो भी ब्रोमीन का रेडिकल होगा वो इसी को पकड़ के भागेगा। बात खत्म। बात समझ रहे हैं? इसी को पकड़ेगा। अब ऐसे में फिर वही वाली बात आती है कि क्लोरीनेशन में भी तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री की सबसे अच्छी है, तो 3 डिग्री का ही प्रोडक्ट क्लोरीनेशन में बनना चाहिए। एक्चुअली क्लोरीनेशन की रिएक्शन में एक पिक्चर सामने आती है और वो बहुत सीधी सी पिक्चर है। जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ये आ जाएगा CH3 C, CH3 CH3 और ये H। अगर मैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में एक चीज तो क्लियर है कि सर जब इसके ऊपर बिजली गिरेगी, फोटॉन्स गिरेंगे तो Br डॉट बनेगा। बिल्कुल सही है। और ये Br डॉट कहेगा भाई ऐसा है मेरे पास, तुम्हें देखता हूं मैं, तुम्हारे पास तमाम हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, एक ये 3 डिग्री हाइड्रोजन भी दिखाई देता है और एक ये 1 डिग्री हाइड्रोजन भी दिखाई देता है, ये सारे 1 डिग्री, सब एक जैसे 1 डिग्री। तो ऐसे में ब्रोमीन क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे 3 डिग्री हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव मिलती है 1600 टाइम्स, मैं तो उसी को लेके भागूंगा। और अगर वो उसको लेके भागेगा तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा और 3 डिग्री रेडिकल पर ब्रोमीन चिपक कर, दूसरा वाला Br चिपक कर आपको इनडायरेक्टली कौन सा हैलाइड बना के दे देगा, 3 डिग्री हैलाइड। एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, नो डाउट। लेकिन अगर यही हरकत आपने क्लोरीनेशन में की होती तब क्या होता? क्लोरीनेशन के केस में थोड़ा सा अंतर यह है कि क्लोरीनेशन रिएक्शन में जब बिजली गिरती है तो फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है। आप समझिए, क्लोरीन के डंडा तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि क्लोरीन से जो Cl डॉट बनता है और ब्रोमीन से जो Br डॉट बनता है उसमें क्लोरीन डॉट की एनर्जी ज्यादा। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ते वक्त आपने ज्यादा एनर्जी दी है तो ये एनर्जी Cl डॉट के पास स्टोर होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती। एनर्जी बढ़ने से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती, रिएक्टिविटी बढ़ जाती। लेकिन रिएक्टिविटी बढ़ते ही इसकी सेलेक्टिविटी कम हो जाती। आप समझिएगा बात, इसकी रिएक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी घट गई। क्यों? एक आदमी फड़फड़ा रहा है, समझ रहे हो, तो ऐसे में वो कुछ सेलेक्ट नहीं करेगा, जो हाथ में आएगा उसको लेके भागेगा। अब ऐसे में ये जो Cl डॉट है, ये Cl डॉट जब इस एल्केन के सामने आएगा तो इसको ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सी दिखेगी, H। लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं है ये देखने का कि यार ये H ज्यादा रिएक्टिव, वो कहेगा भैया तो बहुत सारी है, मैं तो किसी को भी आऊंगा पकड़ के भाग जाऊंगा। ऐसे में ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाथ में आने की किसकी है सर? उसके हाथ में आने की चांसेस ज्यादा है जो ज्यादा नंबर में है। आप समझिए सर, ये 3 हाइड्रोजन है यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, यानी 1 डिग्री वाली कितनी है आपके पास? 1 डिग्री वाली टोटल आपके पास 9 हाइड्रोजन। और 3 डिग्री वाली कितनी है? सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। यानी अगर 3 डिग्री वाली सिर्फ 1 है और 1 डिग्री वाली 9 है तो ऐसे में भले ही ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन ये Cl डॉट क्या ऐसी तैसी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं किसी एक को लेकर भाग जाऊंगा। और ऐसे में जब वो हाथ पकड़ेगा तो उसको ये 3 डिग्री की जगह 1 डिग्री के हाथ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसलिए इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा। समझिएगा बात, दिस विल बी द मेजर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही आंसर मेंशन करना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यही कि आयोडोनेशन के केस में आपने जैसे बात की थी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो थोड़ा सा HNO3 और HiO3 डालकर HNO3 और HiO3 डालकर ये काम किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि HI के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो HiO3 है वो HI के साथ रिएक्ट करके I2 बना देते हैं। अब होगा क्या, HI को आप कंज्यूम कर रहे हैं और I2 बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगती है। आप समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आयोडोमीथेन या एल्काइल आयोडाइड भी बनता हुआ दिखाई देता है। जनरली ऐसा तब होता है जब आप HiO3 HNO3 डालें। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन है, आप एल्केन्स का नाइट्रेशन कर सकते हैं। फिर वही है, आप एक नॉर्मल रेडिकल मैकेनिज्म है, आप जितने भी बॉन्ड्स हैं वो रेडिकली तोड़ सकते हैं। अगर ये बॉन्ड्स रेडिकली टूटेंगे तो आपको हर तरह की एल्केन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है इसलिए ज्यादा स्टेबल रेडिकल जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। और ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? बीच वाला। तो आप देखेंगे कि 2 पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट दे देगा। बट फिर भी आप कोई खास वो नहीं है, आपको हर तरह के बॉन्ड्स टूटते हुए नजर आएंगे, हर तरह के नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए नजर आएंगे।
ठीक, इसी तरह से सल्फोनेशन के लिए भी बोला जाता है। सल्फोनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती होगी, और इस केस में भी जो टर्शरी हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए जो सल्फो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं वो जो सल्फो ग्रुप है वो आपका टर्शरी पोजीशन पे जाके जुड़ जाए। तो यानी ये भी हमारा सल्फोनिक एसिड ऐसा जो कि ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी हाइड्रोजन शो करेगी और सेकेंडरी कम और प्राइमरी हाइड्रोजन सबसे कम शो करेगी। तो कभी किसी अल्केन पे सल्फोनेशन किया जाए तो आप टर्शरी हाइड्रोजन को हटाकर वहां SO3H लगा दीजिएगा, काम खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अल्केन्स के अंदर, तो फिर वही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन सामने आती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना, दैट इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस, जो कि एक AlCl3HCl जैसा रिएजेंट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देख के लगता है AlCl3 लुईस एसिड है जो कि पक्का हेटेरोलिटिक क्लीवेज प्रमोट करता होगा, तो इस एल्केन को आप इस एल्केन में आइसोमराइज कर रहे हैं तो शायद ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रमोट करा जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आदमी सबसे पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके इस तरह से ब्रेक करता होगा, और इस तरह से ब्रेक करने के बाद ये कार्बोकैटायन जो बना है ये फौरन रीअरेंज करके अपने आप को 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करता हो, और जैसे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनते होंगे ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां जुड़कर आपको आइसोब्यूटेन बना के दे देता होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है इस तरह से तमाम तरह के आइसोमराइजेशन देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ी एल्केन ले लिया जाए तो तमाम तरह के आपको आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, AlCl3HCl की प्रेजेंस में कोई एल्केन आइसोमराइज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती है। सिमिलरली आइसोमराइज की जगह एरोमेटाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, यानी जो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, वैनेडियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, ये हाई टेम्परेचर पर रेडिकल मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं और ये किसी भी एल्केन को एरोमेटाइज कर सकते हैं। अब तुम समझ रहे होगे एरोमेटाइज की बात कर रहे हैं तो खास तरह के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। तो जैसे अगर आप 6 कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस 6 कार्बन के केस में हाई टेम्परेचर पर रेडिकल मैकेनिज्म आगे बढ़ाई जाती है, और ये रेडिकल यहां से एक H निकलता है, यहां से एक H निकलता है, और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। अब H और H के निकलने से बनता क्या है, H2, यानी 1 मोल H2 तो यहां निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो साइक्लोहेक्सेन तैयार हो गया। अब क्या होता है सर, फिर भी हाई टेम्परेचर पर क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं तो अब जितने भी हाइड्रोजन हैं ये फिर से यहां से निकलकर रेडिकल बनाने की कोशिश करते हैं, और इनके रेडिकल बनते ही ये रेडिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहां, ये रेडिकल्स आपस में जुड़कर बेंजीन बनाते हैं। और ये सारे H डॉट जो निकल रहे हैं, ये सारे H डॉट जो बाहर निकल रहे हैं होमोलिटिक क्लीवेज से, इनके जुड़ने से 3 मोल हाइड्रोजन और बन जाती। आप समझ रहे हैं, यानी 3 मोल हाइड्रोजन और देखने को मिलती। तो 1 मोल हाइड्रोजन आपने पहले निकाल ली थी, 3 मोल हाइड्रोजन और बन गई, यानी कुल मिला के 4 मोल हाइड्रोजन और साथ में बेंजीन। तो ये एक एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस है जो कि एल्केन्स शो कर सकती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे में 6 मेंबर रिंग, एक मिथाइल लगेगा, तुम समझ ही रहे हो, बीच में ये बेंजीन बनेगी। तो जो सही आंसर लगता है वो टॉलुइन लगता है। तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से एल्केन्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस में यहीं तक की बात थी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स की प्रिपरेशन में जो पहला मेथड आता है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत आसान सा मेथड है, अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करा जाए तो आप उनसे एल्कीन्स बना सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल्स में बने प्रोसेस में इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व होता है वो कार्बोकैटायन होता है। तो जो बच्चे समझदार होंगे या जिन्होंने इस कार्बोकैटायन के बारे में बात की होगी उनको मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। यानी अगर मैं H+ के साथ ये डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन की बात करूं तो जो पहला स्टेप है वो बड़ा क्लियर है कि सर O पर लोन पेयर है और H+ हमारा न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ज्यादा क्या सोचना, सर वो O को पकड़ लेगा, अब उसको क्या लेना देना कि डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ये कहेगा भाई मुझे जो चाहिए मुझे दे दो, बात खत्म हो गई। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो एक आदमी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसको बुरा लगा। क्या बुरा लगा कि भाई ये क्या बात होती है, आपने मेरे इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ा दिए, ये तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आप समझ रहे बात को। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो, कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा, बगल से इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। और अगर मैंने बगल से इलेक्ट्रॉन दिए, खींचे, तो अब एक नया इंटरमीडिएट तैयार होने वाला है जिसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। समझिए
अब कार्बोकेटाइन के बारे में आप सब जानते हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में जरूर ध्यान दिया जाता है। कार्बोकेटाइन ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि काश बगल में होते तो ज्यादा अच्छे होते। अगर ऐसा है तो आपको बगल के कार्बन से शिफ्ट करनी पड़ती। यानी अगर मैं बगल वाले कार्बन से शिफ्ट करूं, अब शिफ्ट करने का बड़ा सीधा तरीका, 3 स्टेप सब लोग ध्यान रखेंगे। प्लस के एडजेसेंट कार्बन से ही शिफ्ट की जाएगी, पहली बात। अब तरीका क्या है, जिसकी भी शिफ्ट करनी, आप देखें सारे मिथाइल हैं तो किसी की भी शिफ्ट कर सकते हैं, बॉन्ड मिटाया, जिसकी भी शिफ्ट करनी है उसको माइनस दे दिया, जहां से शिफ्ट करनी है उसको प्लस दे दिया, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दिया। फिर से 3 स्टेप बोल रहा हूं, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दो, मस्त शिफ्ट हो जाएगी। और शिफ्ट होने के बाद आपका इंटरमीडिएट जो है वो रीअरेंज कर जाएगा और एक 3 डिग्री खूबसूरत कार्बोकेटाइन बनेगी। इस कार्बोकेटाइन के बनते ही आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप यहां से H को हटा के एल्कीन बना लें, यानी आंसर या तो आप CH2C CH3 CH2CH3 लिख दें, या फिर आप इस सवाल का आंसर CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH लिख दें। और मुझे लगता है कि सेडजेफ के को फॉलो करती हुई जो एल्कीन है वो यही है, बिकॉज दिस इज स्टेबल। हम सब कर चुके हैं, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन गवर्न करती है। इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन जो कि एल्कीन्स के हाइपर कॉन्जुगेशन को बढ़ा रही है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ा रही है। सो दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट एंड दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर होगा, वो मेजर प्रोडक्ट। समझ लो बात को, यानी बहुत आसान सा प्रोसेस है। अल्कोहल्स डिहाइड्रेट करके एल्कीन बनाते हैं, बहुत सारी एल्कीन बन सकती है। आप अपने हिसाब से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट हमेशा वही बनता है जो सेडजेफ कहता है। सेडजेफ ये कहता है जितनी घिरी घिरी बनाओगे उतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि घिरी हुई एल्कीन घिरती किससे है? एल्काइल ग्रुप से। और एल्काइल से घिरी एल्कीन अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उसके हाइपर कॉन्जुगेशंस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? दूसरा मेथड की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, बिल्कुल साफ सा एग्जांपल है। आप जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो सर यहां पर भी वही है, जब आप H+ डालेंगे डिहाइड्रेशन करने के लिए तो सर ये पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन होते ही आपका नया कार्बोकेटाइन तैयार होगा। तो साफ दिखाई देता है सर, इस बार जो आंसर निकल के आना चाहिए वो C देखने को मिलना चाहिए, यानी ये रिंग एक्सपेंशन होगा। सर जरा वही वाला तरीका बता दीजिए, रिंग एक्सपेंशन का जो रिंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का था वही तरीका, प्लस के बगल वाले कार्बन से शिफ्ट करनी है। ये लीजिए, मिटाया, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। सर देख लीजिए सर, बीच का डंडा टूट जाएगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी, उस 6 मेंबर रिंग के एक कोने पर CH3 लटक रहा होगा, उसके बाद H हटाइए और एक एल्कीन बना दीजिए। सेडजेफ को फॉलो करते हुए एक एल्कीन तैयार हो जाएगी। दूसरे मेथड की बात करें तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी एक अच्छा मेथड माना जाता है जो एल्कीन्स बनाने का काम करता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन हो, कोई एल्केन हो, एल्काइल हैलाइड हो, तो मैं आसानी से ये काम कर सकता हूं। अब जो ध्यान रखना है, जो हैलाइड है, जो X, वो हम Cl भी ले सकते थे, Br भी ले सकते थे, वो आयोडीन भी ले सकते थे, जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। लेकिन अगर ये खराब लिविंग ग्रुप होते तो हम इनका इस्तेमाल ना करते। तो दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रीजन अभी देते हैं, बैड लिविंग ग्रुप्स में क्या बुराई। बहरहाल तो ये Br लगा हुआ अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहां पर आपने जो है ये कंपाउंड ले लिया, दिस इज 2-ब्रोमोब्यूटेन, और उसके आगे आपने एक बेस रख दिया। उस बेस को हम अल्कोहलिक QH ले लेते हैं, बल्कि हम जनरलाइज ले लेते हैं, हम एक जनरल बेस ले लेते हैं। जनरल बेस होगा मेरा B-। अब जरा समझना, इस B- के ऊपर भी मैंने एक लिमिटेशन लगाई है। वो लिमिटेशन ये है कि ये जो B- है मेरा, वो लाइट बेस, LIGHT, लाइट बेस। लाइट बेस का ये कतई मतलब नहीं होता कि वो कमजोर, लाइट बेस का मतलब है वो हल्का बेस, हल्का, मोटा तगड़ा बेस नहीं है, वो हल्का बेस है। और अगर वो हल्का है तो इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है अल्कोहलिक QH। एक हल्का बेस, मजबूत, हल्का, समझ रहे, छोटा, घिरा हुआ नहीं, परेशानी नहीं है, कहीं भी घुस जाएगा। अब ऐसे में जब आप इसके सामने किसी बेस को रखेंगे तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्फा, उसके बगल वाली बीटा, ये 2 बीटा कार्बन हैं जिन पर 2 बीटा हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। अब बेस हल्का है सर, कहीं भी घुस जाएगा, इसमें क्या सोच रहा है? तो बेस आएगा सर, यहां भी घुस सकता है, बिल्कुल, यहां से आके H को निकालना शुरू करे। जब बेस यहां से H को निकालना शुरू करेगा तो बेस और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो साइमल्टेनियसली Br के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगी। यानी इधर से H निकलता जा रहा है प्लस के फॉर्म में, इस कार्बन पर माइनस आता जा रहा है, बगल से Br- निकलता जा रहा है, इस कार्बन पे प्लस आता जा रहा है। ना यहां माइनस ना यहां प्लस, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। समझना बात, यानी एक तरफ से H+ निकलता जा रहा है, ऊपर वाले कार्बन पे माइनस आता जा रहा है, उधर से Br- निकलता जा रहा है, नीचे वाले कार्बन पे प्लस आता जा रहा है। माइनस और प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और क्या बनता चला जा रहा है? डबल बॉन्ड। सर एक मस्त ट्रांजिशन
स्टेट तैयार हो रही है और इस ट्रांजिशन स्टेट में, एंड दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट से आपको एक एल्कीन देखने को मिलेगी। एक तरफ से H हट जाएगा, एक तरफ से Br हट जाएगा, आपको एक खूबसूरत एल्कीन मिल जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं थी कि H हमारा बाहर वाला निकलता? बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी सर। ये मेजर होगा, सेटजेफ को फॉलो करती हुई एक एल्कीन देखने को मिलेगी। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि H ये वाला निकाला जा सके? बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अगर आपने H ये वाला निकाला तो जो एल्कीन बनेगी वो 1 ब्यूटीन बनेगी। यानी अगर ये बेस यहां से H को निकालता है तो जो हमारी एल्कीन बनेगी वो 1 ब्यूटीन बनेगी। और 1 ब्यूटीन हमें कहीं से भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सेटजेफ रूल फॉलो नहीं करती। उसके हाइपर कॉन्जुगेशंस कम है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम से उसकी स्टेबिलिटी वो कम मानी जाएगी। आप समझिए बात, क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ क्योंकि बेस हल्का है कहीं भी घुस सकता है, खेल खत्म। लेकिन सोचो अगर इसी सवाल में बेस मोटा होता, यानी दिस बेस इज लाइट, लेकिन अगर इसी सवाल में बेस मोटा होता तो क्या होता? अरे सर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अगर बेस मोटा होता तो ऐसे में वो बेचारा बीच में नहीं घुस पाता, ऐसे में वो बेचारा बीच में नहीं घुस पाता। यानी अगर मेरा बेस अब की मोटा है, समझ रहे बात को, बल्कि है, बल्कि मतलब कमजोर या तगड़ा नहीं, मोटा बेस है। यानी मान लीजिए पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सर इस बार मेरे पास पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड एक मोटा आदमी, तगड़ा मोटा आदमी, कहेगा भाई क्या चक्कर है, कहां से H को निकालेंगे, सारी पोजीशंस वही वाली दिखाई दे रही हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, बताओ कहां घुसेंगे? बाहर अंदर की तरफ घुसेंगे क्योंकि 2 ब्यूटीन बनेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वो बेचारा मजबूर है, वो कहेगा यार हम चाहते तो 2 ब्यूटीन ही था, सेटजेफ बहुत ईमानदार आदमी था, सुनना तो उसी की बात चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये है कि हम मोटे आदमी बाहर बाहर से H को लेके भागेंगे, इधर से Br को निकालते रहना, और इस बार डबल बॉन्ड बाहर आएगा। नाउ द मेजर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? मेजर प्रोडक्ट विल बी CH2। समझना जरा बात को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि किसी भी सूरत में सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं है, एंड दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब यह हुआ इस केस में आपको हॉफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। किस केस में? जब लीविंग ग्रुप तो अच्छे थे लेकिन बेस मोटा था। समझिए बात, यानी हल्का बेस होगा तो सेटजेफ रूल बना देना, अगर मोटा बेस हुआ तो हॉफमैन प्रोडक्ट बना देना, क्योंकि वो अंदर घुस के H नहीं निकाल सकता। जब अंदर घुस के नहीं निकाल सकता पेड़ों की वजह से, तो बेचारा बाहर से घुमा लेगा, बाहर से H को निकालोगे तो बाहर डबल बॉन्ड बनेगा, और बाहर डबल बॉन्ड खुले खुले डबल बॉन्ड होते हैं, वो सेटजेफ वाले नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? दूसरा केस बन सकता है जिसमें जो बेस जो आपका लीविंग ग्रुप हो वो अच्छा लीविंग ग्रुप ना हो, यानी दूसरा केस बना सकते हैं अब बैड लीविंग ग्रुप। यानी जो हमारा बैड लीविंग ग्रुप होता तो क्या होता? तो अगर बैड लिविंग ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन, अगर हैलाइड्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो बैड लिविंग ग्रुप के केस में तो ये क्लियर है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा जिसमें फ्लोरीन सपोज लगा, ये हमारा बैड लिविंग ग्रुप, ये हमारा बैड लिविंग ग्रुप। अब आपने इसके सामने बेस डाल दिया, अब क्या होगा? तो बैड लिविंग ग्रुप है, वो बैड लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं हमारे वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीकर बेसिस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं। तो वीकर बेस जो होंगे दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो हमारे बैड लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते होंगे। तो फ्लोराइड आयन जो कि हमारा स्ट्रॉन्गर बेस होगा इन चारों में से, तो ये एक अच्छा सॉरी खराब लिविंग ग्रुप माना जाएगा। तो ऐसे में जब बेस आएगा वो क्या बोलेगा कि भाई मैं H निकालूंगा, वो कहेगा ठीक है तुम H निकालो, कहां से निकालो? कह रहा कहीं से भी निकालेंगे, हल्के बेस है कहीं से भी निकाल लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? वो यहां से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्लोरीन जाने से मना कर देगा, कहेगा भाई मैं तो नहीं जाता, मैं तो बैड लिविंग ग्रुप हूं। तो होगा क्या कि जब H निकलता जाएगा तो इस कार्बन पे माइनस आता जाएगा ऊपर वाले, समझ रहे बात को? लेकिन F के ना जाने से वहां प्लस नहीं आएगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी बेस क्या कहेगा कि भाई मैं यहां से H को निकालता जा रहा हूं, फ्लोरीन कहेगा तुम्हें जो करना करो, मैं तो नहीं जा रहा। तो ऐसे में H निकलता जाएगा, इस कार्बन का माइनस बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा ये पूरा माइनस बन के बाहर निकल आएगा। ट्रांजिशन स्टेट की जगह एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक कार्बन आयन बनेगा, ये बनेगा वो आपका कार्बन आयन H के निकलने के बाद। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? सर बेस वहां से भी H को निकाल सकता था। बेस अगर वहां से H को निकालता तो क्या होता? बेस अगर यहां से H को निकालता तो क्या होता? बेस अगर यहां से H को निकालता तो सर ये वाला कार्बन आयन बनता, ये भी सही। अब ये वाला कार्बन आयन बन जाता और दिखाई देता है दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, माइनस अंदर आके अब फ्लोरीन को लात मार के निकाल दिया जाएगा, और जो एल्कीन तैयार होगी दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, एंड दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट।
ये मेरी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इस बार कार्बेनाइन मैकेनिज्म प्रोसीड की जाइए। अगर ये कार्बेनाइन मैकेनिज्म प्रोसीड की जा रही है तो इस मैकेनिज्म को E1 CB मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा, जबकि इससे ऊपर वाली जो मैकेनिज्म तुमने लिखी थी जिसमें एक हॉफ सेटजेफ को फॉलो करती हुई एक एल्कीन या ये वाले भी, ये हमारे सेटजेफ रूल थे। ये सेटजेफ रूल को फॉलो करती हुई हमारी एल्कीन थी, जो कि हमारा E2 मैकेनिज्म के नाम से जानी जाती है। दिस इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके ट्रांजिशन स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप समझिएगा, एक तो अल्काइल हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट है और एक बेस का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर इसके ट्रांजिशन स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, दिस विल बी अ बायोमोलिकुलर प्रोसेस, जो कि E2 मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। और E1 CB में आपका कार्बेनाइन बनेगा, जहां पर भी कार्बेनाइन ज्यादा अच्छा बनेगा आप उसी को एल्कीन बनाकर दिखाएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि जनरली प्राइमरी कार्बेनाइन सेकेंडरी कार्बेनाइन से बेटर होते हैं अगर रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऐसे में दिस इज 2 डिग्री, ये नहीं बनाएंगे, 1 डिग्री वो बनाएंगे, और 1 डिग्री बनेगा तो एल्कीन बाहर बनेगी, माइनस अंदर, फ्लोरीन को बाहर फेंक देंगे। ऐसे में सर डबल बॉन्ड बाहर बनेगा, और डबल बॉन्ड अगर बाहर बनता है तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट ना मान के हॉफमैन प्रोडक्ट माना जाएगा। यानी बैड लिविंग ग्रुप के केस में बेस कैसा भी हो, आंसर इज हॉफमैन। लाइट गुड लिविंग ग्रुप के केस में अगर हल्का बेस है तो सेटजेफ, भारी बेस है तो हॉफ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल, एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन करके भी एल्कीन्स बनाई जा सकती हैं। तो अगर आप एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं तो उससे भी आप एल्कीन्स बना सकते हैं। तो एल्काइंस के पार्शियल रिडक्शन के केस में आपको 3 रिएजेंट्स का नाम ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है बड़ा आसान सा है। पहला लिन्नार कैटलिस्ट है, सारी दुनिया जानती है, कोई खास दिक्कत नहीं है। लिन्नार कैटलिस्ट ले लो चाहे P2 कैटलिस्ट ले लो। तो ये जो लिन्नार कैटलिस्ट है चाहे P2 कैटलिस्ट है, ये दोनों एल्काइंस को सिर्फ एल्कीन्स तक छोड़ते हैं। आप समझिएगा, आपने आपने अपने रिडक्शन की पावर को रिड्यूस किया, पॉइजन किया। अगर सिर्फ आप H2PD लेते या H2 निकल लेते तो इस ट्रिपल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड तक छोड़ के आता। आपने क्या किया, इसको पॉइजन कर दिया, क्यूनोलीन के साथ सल्फर के साथ इस H2PD को पॉइजन कर दिया, जिसकी वजह से वो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक छोड़ के आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहा। यानी अगर आप पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको लिन्नार कैटलिस्ट या डाई निकल बोरॉन के साथ H2 को लेना पड़ेगा, दैट इज P2 कैटलिस्ट। तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं, आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। लेकिन याद क्या रखना है, ये जो हमारे दोनों कैटलिस्ट हैं ये सिस एल्कीन बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप किसी एल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करके एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म में, तो आपको सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो एल्कीन बनेगी वो पार्शियली एल्काइंस को पार्शियली रिड्यूस करके जो एल्कीन बनेगी वो सिस फॉर्म में ना आकर ट्रांसफॉर्म में आएगा। लेकिन फिर वही ये ट्रांस का ये मतलब नहीं है कि वो ई बनेगा या जेड बनेगा, वो ई भी बन सकता है, वो जेड भी बन सकता है। क्लियर है? और भी मेथड लिख सकते हैं। ये देखिए, एक और मेथड है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायलाइट्स। अगर विसिनल डायलाइट्स की बात करते हैं, यानी अगल बगल के कार्बन पर आपने हैलोजन लगा रखा है, तो जिंक डस्ट को यूज करके या सोडियम एसीटोन को, NaI एसीटोन को यूज करके आप आसानी से एल्कीन्स तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो एलिमिनेशन है उसमें हैलोजेंस एंटी फॉर्म्स में एलिमिनेट होती हैं। तो जो हैलोजेंस है मेरी, उनका जो एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके विसिनल डाइहैलाइड है तो ये Br यहां से हटेगा, एक Br यहां से हटेगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 2 Br लगे, एक Br यहां से हटेगा, एक Br यहां से हटेगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो आप एल्कीन्स बनाने के लिए सिर्फ हैलोजेंस को डी हैलोजिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग से भी ये काम किया जा सकता है। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तुम समझ रहे होगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो ये अमोनियम आयन है, और क्वाटरनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है, सो दिस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हीट करने से, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग करने से भी एल्कीन्स बन सकती हैं। हालांकि बहुत स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, बट फिर भी एक प्रोडक्ट एल्कीन देखने को मिलता है। और दिखाई दे रहा है कि इस N के प्लस के बगल वाले सारे कार्बन हमारे अल्फा कार्बन है, और इससे दूर लगा आदमी हमारा बीटा कार्बन। जहां तक हीटिंग का सवाल है, जैसे आप हीट करते हैं, OH माइनस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। अब फिर वही वाली कहानी आती है, आप समझिएगा इस बात को, ये इतना स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप, इतने अच्छे लीविंग ग्रुप है, लेकिन इन प्लस की वजह से इस बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बहुत तगड़ा है। एसिडिक नेचर जो है बीटा हाइड्रोजन का बहुत तगड़ा है। समझिएगा बात को, बहुत तगड़ा। यानी जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि कार्बेनाइन बनेगा अगर लीविंग ग्रुप खराब होगा, यहां भी कार्बेनाइन बनेगा बेस की प्रेजेंस में, लेकिन लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा, फिर भी इतना अच्छा है कि वो बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को इतना बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तो तुम्हें लेके भागेंगे, तुम्हें कार्बेनाइन बनाएंगे, तुम अच्छे लिविंग ग्रुप हो चाहे तुम खराब लिविंग ग्रुप हो, ऐसे में कार्बेनाइन बने। और अगर कार्बेनाइन बनेगा तो ये बनेगा CH3
N, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CH3, और यहां आ जाएगा आपका N का प्लस, और इसके बगल में आ जाएगा CH2 माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही जैसे होता था, माइनस अंदर आएगा, लीविंग ग्रुप को लात मार के निकाल दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, एक एल्कीन तैयार हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इथीन मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी इस मैकेनिज्म को भी इवन सीबी की कैटेगरी में मेरे हिसाब से जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इस केस में भी एलिमिनेशन ही हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ रहा है, तो इसे इवन सीबी का नाम जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहीं पर भी दिखेगा तो आप हीट करते वक्त बीटा हाइड्रोजन को पकड़ के भाग जाइएगा, बात खत्म करिए, बीटा हाइड्रोजन हटा के एक एल्कीन तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, तो अब ऐसे में अगर ध्यान से देखा जाए तो हीट करते ही क्या होगा सर, कुछ नहीं, बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं, बीटा पोजीशन ढूंढिए कौन कौन सी हैं सर, ये अल्फा बेकार हो गई, ये भी अल्फा बेकार, ये भी अल्फा बेकार, ये भी अल्फा बेकार, ये बीटा मिल गई, ये भी बीटा मिल गई, और एक और बीटा मिल गई। अब क्योंकि सर इवन सीबी है तो कौन सी हाइड्रोजन हटाएंगे, कौन सी बीटा से हटाएंगे सर, जहां एनायन अच्छा बनेगा, कार्बोनाइन कौन सा अच्छा बनेगा सर, प्राइमरी वाला। तो इसका एक चीज तो क्लियर हो गई, कार्बोनाइन बनेगा प्राइमरी वाला, तो इसका मतलब ये हुआ सर बीटा हाइड्रोजन हटाइए और यहां कार्बोनाइन बनाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस अंदर लाइए और लात मार के लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए, आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। लीविंग ग्रुप के जाने के बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, समझिए। तो ये आसान सा प्रोसेस होगा जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग से एल्कीन बनाने का माना जाएगा। इसी तरह से एक और मेथड है जिसको पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स के नाम से जाना जा सकता है। एस्टर्स की पायरोलिसिस, पायरो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, यानी एस्टर्स को हीट करने से भी एल्कीन्स बनाई जा सकती हैं। तो जैसे अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूं तो दिस इज RCH2 CH2 O CO सपोज CH3, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। तो ये मेरा एक एस्टर है, अगर मैं इस एस्टर की हीटिंग करता हूं तो मुझे एक एल्कीन देखने को मिलती है RCH डबल बॉन्ड CH2। तो एस्टर्स की एलिमिनेशन, ये भी एक एलिमिनेशन प्रोसेस है जिसको सिन एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज सिन एलिमिनेशन प्रोसेस वाया 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे बढ़ता है, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे बढ़ता है। जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो ऐसे में ये RCH CH2O CO CH3, जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनती है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी देखने को मिलती है। और ये जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, H जाके O से जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट चुका होगा तो एक एल्कीन तैयार होगी, दिखाई दे रही होगी, ये मस्त एक खूबसूरत एल्कीन तैयार होगी। और इधर जो आदमी बाहर निकल के आएगा इस सवाल के अकॉर्डिंगली वो दिखाई दे रहा है, वो एसिटिक एसिड बन रहा है। तो इधर जो आदमी बन रहा होगा वो साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O और H यहां जाके जुड़ जाएगा, तो इट विल बी एन एसिटिक एसिड। तो वाया 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू सिन एलिमिनेशन से आपको ये देखने को मिलेगा। सिन एलिमिनेशन है, ये ध्यान रखना है, एंटी एलिमिनेशन नहीं है। जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था वो एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस था, आप समझ रहे हैं, वहां पर H और Br एंटी पोजीशन से एलिमिनेट हुए थे। ये सिन एलिमिनेशन प्रोसेस है जिसमें H और लीविंग ग्रुप सेम डायरेक्शन से एलिमिनेट होंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक CH3 लगा दिया, इसके बगल में मैंने मान लीजिए यहां Br लगा दिया, और इसके बगल में मान लीजिए मैंने यहां एक CH3 लगा दिया, और इसके बगल में मैंने मान लीजिए यहां कुछ और लगा दिया, मान लीजिए यहां D लगा दिया, या कुछ और लगा देते हैं, मान लीजिए C, कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, मान लीजिए ये लगा देते हैं। अब ऐसे में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि अगर इसका एलिमिनेशन करेंगे, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसका एलिमिनेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो हमें समझ में आ रहा है दिस इज E2 मैकेनिज्म, और E2 में एंटी एलिमिनेशन देखने को मिलता है। अब एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है Br जिस तरफ है अगर वो पीछे की तरफ है तो जो एलिमिनेशन होगा इसके जो बीटा हाइड्रोजन होगी, ये बीटा पोजीशंस है, तो जो हाइड्रोजन होनी चाहिए वो हाइड्रोजन हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए। आप समझ रहे बात को, तो यानी Br अगर अंदर है तो आप देख रहे हैं यहां पर CH3 बाहर है, तो H जो यहां लगा होगा वो अंदर होगा, तो ये वाला H एलिमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला CH3 अंदर है तो जो H होगा वो हमारा वो बाहर होगा। और H अगर मेरा बाहर है
तो वो एलिमिनेट हो सकता है। तो यानी यहां से Br और यहां से H एलिमिनेट हो सकता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल लाया जा सकता है। समझ रहे बात को? तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, ना कि डबल बॉन्ड उनके बीच में, बिकॉज वो वाला H एलिमिनेट नहीं होगा। ये तो एलिमिनेशन था, एंटी एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, दिस इज एंटी एलिमिनेशन। लेकिन इसी में अगर मैं सिन एलिमिनेशन की बात करता हूं तो सिन एलिमिनेशन में फर्क है। सिन एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? सिन एलिमिनेशन का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए ये आपका एक लीविंग ग्रुप है जो एस्टर था, OCO-CH3 मान लेते हैं, ठीक। अब इसी के बगल में आपने यहां पर एक CH3 लगा दिया, और इसी तरह से इसके बगल में आपने यहां पर एक CH3 लगा दिया, ये भी CH3। और अब आप ये कह रहे हैं कि अब मैं एस्टर्स की हीटिंग करूंगा। नाउ दिस इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस इज एस्टर, OCO-CH3 एस्टर ग्रुप हो गया। अब होगा क्या कि इस OCO-CH3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाहर की तरफ है, और जो H लगा हुआ यहां पर वो अंदर की तरफ, यहां वाला जो H लगा है वो भी अंदर की तरफ। तो दिक्कत क्या है सर? OCO-CH3 आउट ऑफ द प्लेन है। सिन एलिमिनेशन में OCO-CH3 के साथ H होना चाहिए बगल वाले कार्बन पे। सर H जो है वो अंदर की तरफ है, यानी ये वाला H एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसी तरह से ये भी अंदर की तरफ है, ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। सर ऐसे में तो सर नो एलिमिनेशन दिखाई देता, नो एलिमिनेशन दिखाई देता है, क्योंकि हमारा वो प्रोसेस सिन एलिमिनेशन का प्रोसेस था, जिसमें OCO-CH3 या OCOR ग्रुप और H, जो दो लोग हैं H और लीविंग ग्रुप, वो दोनों सेम साइड में होने चाहिए ताकि एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना सके। अगर वो उल्टे हो गए तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। समझ रहे बात को? क्लियर? क्लियर है? चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं एल्काइंस की रिएक्शंस प्रिपरेशंस की बात करूं तो कार्बाइड्स की जो हाइड्रोलिसिस है वो भी एल्काइंस बनाने का काम करती है। जैसे अगर मैं सिंपल रिएक्शन लिखूं तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको इथाइन देखने को मिलती है, और साथ में कुछ कैल्शियम वैल्शियम का हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। मैकेनिज्म बहुत आसान सी है। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की शक्ल बनाऊं तो ये कैल्शियम कार्बाइड कुछ इस तरह का आदमी, समझिए बात को। यानी अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो साफ समझ में आता है, कार्बन का माइनस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो H को ले लेगा, तो H को ले लेगा तो हाइड्रोलिसिस करा जाए तो ये H इसके पास चला जाएगा, तो ये इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है वो कुछ इस तरह का आदमी है जो कि ये काम करता है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम तो पानी में से OH ले लेता है, समझ लो, वही कैटायन OH को ले लेगा हाइड्रोलिसिस में, और जो एनायंस है वो पानी में से H को ले लेंगे, तो ये इथाइन बनाने का काम करता है। क्लियर है? समझ में आया? तो इसी तरह से और एक मेथड भी लिखा जा सकता है। दूसरा मेथड है, आप बड़ी एल्काइन बना सकते हैं किसी छोटी एल्काइन से। तो किसी छोटी एल्काइन से अगर आप बड़ी एल्काइन बनाना चाहते हैं, जैसे सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब होगा क्या कि आप इस एसिडिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कार्बन sp है, इससे लगी हुई हाइड्रोजन मेरी एसिडिक, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उससे लगा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक। तो आप ये कर सकते हैं कि इस एसिडिक हाइड्रोजन को आप यहां से उड़ा दीजिए, जो जनरली आपको पता ही है, सोडियम वोडियम टाइप के लोग यही सब चीजें ढूंढते हैं कि इनको जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन मिलती है वो एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहां से भगा देते हैं और खुद जाके अपना सेट हो जाते हैं। उसके बाद अब आप चाहें तो कोई भी कार्बन लेके आ जाइए। मान लीजिए आपने एक हैलाइड ले लिया CH3CH2Br, अब क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो चुका है तो पीछे से धक्का मार के आप Br को लात मार के निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी एल्काइन भी तैयार की जा सकती है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक छोटी एल्काइन के साथ एक बड़ी एल्काइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भी एक मेथड माना जा सकता है जिसमें आप लेकिन फिर वही है कि एल्काइन एक ऐसी एल्काइन होनी चाहिए जिसके पास जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी अगर आप बिगर एल्काइन बनाना चाहते हैं फ्रॉम स्मॉल एल्काइंस, तो ये जो स्मॉल एल्काइन ऐसी होनी चाहिए, इट शुड हैव एट लीस्ट, नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट शुड हैव टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि अगर टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उससे लगा हाइड्रोजन एसिडिक होगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड अगर कोने पर है तो उससे लगा हाइड्रोजन पक्का एसिडिक हो। क्लियर? अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में हुआ तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी नहीं, तो फिर ये रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा। मुझे एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल चाहिए जो कि ये काम कर सकता। ठीक है?
और देखें तो एक मेथड और भी हो सकता है, आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन विसिनल जेमिनल हैलाइड्स का भी कर सकते हैं। तो अगर आप विसिनल जेमिनल हैलाइड्स का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं, मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं, ये Br ले लिया, ये Br ले लिया, ये CH2CH3 ले लिया। अब ऐसे में आपने सबसे पहले मान लीजिए अल्कोहलिक क्यूएच डाला, तो फिर वही डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, एक तरफ से H हट जाएगा, एक तरफ से Br हट जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये आ जाएगा CH3C, ये आ जाएगा Br और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इट विल बी CH3। फिर आपने मान लीजिए सोडामाइड डाला NaNH2, तो ऐसे में फिर वही होगा सर, एक तरफ से H हट जाएगा और एक तरफ से Br हट जाएगा। हम सब जानते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो ये भी एल्कीन एल्काइन बनाने का एक मेथड माना जा सकता है। तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल या जेमिनल डाइहाइलाइड। बस ध्यान के रखना है, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच का इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड स्टेप में सोडामाइड का इस्तेमाल हो रहा है। अपने आप जरूर सोचना ऐसा क्यों किया गया है। शायद इसका एक वजह तो ये जरूर है, सोडामाइड एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो वो पक्का ये कोशिश करता होगा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर कहीं कम हो गया हो यहां पर, तो मैं ये काम कर सकूं। शायद अल्कोहलिक क्यूएच ये काम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो तुम इस बारे में जरूर सोचना। अब रिएक्शंस का जहां तक सवाल है, अब बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने का काम एल्कीन्स और एल्काइंस का पुराना काम माना जाता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक एल्कीन होगी, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जहां तक सवाल है Br2CCl4 का, तो हम समझते हैं इस बात को कि डबल बॉन्ड के पास जब Br2 का मॉलिक्यूल आता है तो टेम्पररी पोलराइजेशन की वजह से शायद ये बॉन्ड Br+ और Br- में ब्रेक करता। यानी कहने का मतलब यह हुआ, हालांकि किसी भी तरह की कोई पोलैरिटी तो नहीं है, बट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर टहल रहे हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से शायद इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हो और Br+ और Br- बनता हो। और अगर Br+ और Br- बना तो Br+ सबसे पहले यहां आके खड़ा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रॉन लविंग दिखाई देता है। अब साफ दिखाई देता है, Br+ एक ऐसा आदमी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है। आप समझ रहे बात को, दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, और इसके पास क्योंकि लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये सबसे पहले किसी एक कार्बन से कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, इसकी डिमांड पर, जिसको आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, Br। लेकिन इस पूरे खेल में एक आदमी रोने लगेगा, वो कहेगा ये क्या चक्कर है, तुम्हें खुश करने के चक्कर में मेरे इलेक्ट्रॉन भी तुम ले गए, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फौरन Br+ क्या कहेगा, परेशान मत हो, एक तरफ से लेते हैं तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, क्योंकि हम एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक तरफ से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सबसे पहले एक साइक्लिक हेलोनियम आयन तैयार होता है, आप इसको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कह सकते हैं, समझिएगा। और जैसे ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, इस रिंग को, इस अनस्टेबल 3 मेंबर्ड पॉजिटिव चार्ज रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर एक आदमी टहल रहा है, जो पीछे से किसी एक कार्बन पर धक्का मार के इस रिंग को तोड़ देता है। और धक्का वो उस कार्बन पर मारता है जहां से बॉन्ड को तोड़ना आसान है। ड्यू टू दिस एक्सटेंडेड बॉन्ड लेंथ, वो इस कार्बन के Br बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए, इस कार्बन का del+ ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस CH3, तो Br- यहां अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये C यहां आ जाएगा CH2, और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, Br यहां जाके लग गया, और बॉन्ड ब्रेक करते ही Br यहां जाके लग गया। तो मुझे लगता है दिस इज एंटी एडिशन, यानी ये Br का एंटी एडिशन देखने को मिल रहा है, एक Br ऊपर और एक Br नीचे। दिस इज एंटी एडिशन। क्यों? क्योंकि Br- ने रिंग को खोलने के लिए पीछे से अटैक किया। तो अगर रिंग बनी है और आप पीछे से अटैक कर रहे हैं, तो जब ये रिंग खुलेगी तो एक Br ऊपर आ जाएगा और पीछे से अटैक करने वाला नीचे रह जाएगा। दिस इज एंटी एडिशन प्रोसेस। अब ये समझ में आ रहा है, जो हरकत यहां हो रही है वही हरकत आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी देखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में भी यही हो रहा होगा। ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये 4 बार ये हरकत हो रही होगी। अगर मेरे पास कोई अल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लीजिए ये एक अल्काइन है, तो इस अल्काइन पर जब आप ब्रोमीन वाटर की Br2CCl4 की रिएक्शन कराएंगे, तो ये चारों तरफ जाके एक साथ ही सारा आंसर लिख देते हैं, ये चारों तरफ टेट्रा हैलाइड आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि
एल्कीन्स भी ब्रोमीन Cr2 Br2 CCl4 को डीकलराइज करती हैं और एल्काइंस भी ये हरकत करने की कोशिश करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एल्काइंस की जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इनका रेट कम देखने को मिलता है। रीजन बड़ा क्लियर है कि एल्काइंस में ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इंटरमीडिएट स्पीच में बन रहा है उनकी स्टेबिलिटी काफी कम मानी जाती है। तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू एल्कीन्स। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें और रिएक्शंस की, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिल सकता है। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कहते हैं कि अगर कोई एल्कीन है आपके पास, तो उस एल्कीन पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप ब्रोमीन की लो कॉन्सेंट्रेशन लेके आइए। लो ब्रोमीन, अगर आप ब्रोमीन की लो कॉन्सेंट्रेशन लेके आते हैं तो होगा क्या कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन नहीं बनेगा। आप समझ रहे बात को? अगर आप साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की बात करें तो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन लो होगी तो Br+ भी कम होंगे, Br+ कम होंगे तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड आए। अब मान लीजिए फॉरवर्ड चला भी गया तो Br- भी कम होंगे, तो यानी कहने का मतलब सर ना ये बनेगा ना ये टूटेगा। तो ऐसे में फिर हो क्या रहा है सर? ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इस तरह से एंटी एडिशन दिखाना समझदारी नहीं लगती, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो ऐसे में फिर क्या होगा सर? देखिए ऐसा है, ऐसे में फिर तरीका तो एक ही बचता है कि आप जो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करें और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करके इसकी एलाइलिक पोजीशन पर जाके Br को जोड़ दें। समझिए बात को। और ये काम करने के लिए, लो ब्रोमीन प्रोवाइड करने के लिए आप NBS का या फिर NCS एन क्लोरोसक्सिनमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो NBS है, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, सक्सिनामाइड। ये एक ऐसा आदमी है जो आपको सिर्फ इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करता है? लो ब्रोमीन। और जैसे ये लो ब्रोमीन देगा, वो कहेगा भाई तुम्हें एंटी एडिशन करना है, एंटी एडिशन कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो। NBS जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 के अंदर लिया जाता है और रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करती है, इसलिए एलाइलिक पोजीशन पर जाके Br सब्स्टिट्यूट हो जाता है। डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, दिस नॉट एडिशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक H हट जाता है और उसकी जगह Br आ जाता है। लेकिन तब जब लो ब्रोमीन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन होगी तो एंटी एडिशन होगा, दैट विल बी एडिशन प्रोसेस। समझ रहे बात को? यानी अगर आपने NBS दिखाया है तो एलाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन करिए, Br2 CCl4 लिख के दिया है, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, मस्त साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाइए और उसके बाद एंटी एडिशन करके आंसर लिख दीजिए, खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहां पर दे रखा है, एन ब्रोमोसक्सिनमाइड है और इथाइल बेंजीन है। तो अब आप सब समझते हैं अगर इथाइल बेंजीन होगी तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, इस पर आप आसानी से Br लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो आसान सी प्रोसेस। HX के साथ रिएक्शन में भी मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर आप किसी एल्कीन के साथ किसी HX की रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए ये आपकी एल्कीन है और आप HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर वही वाली बात आएगी सर, HCl में जो H+ होगा वो बाहर आके खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा भाई ऐसा रिएक्शन की शुरुआत तो मुझी को करनी है क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश करेगा। कैसे मांगेगा? वो बाहर वाले कार्बन से कहेगा लो मैं आ रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से H+ को मिल जाएंगे, लेकिन इस पूरे खेल में एक आदमी परेशान होगा जिसमें ये बीच वाला कार्बन होगा, और ये बीच वाला कार्बन क्या बोलेगा कि भाई साहब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये काम अच्छा नहीं हुआ। अब ये कार्बोकेटायन है, अगर रीअरेंज करना होगा तो करेगा, जैसे बात हुई थी, नहीं करना होगा तो इसी पे जाके Cl को चिपका दीजिएगा, तो आपका सीधे सीधे हैलाइड आंसर तैयार होगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, तो रीअरेंजमेंट का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट का ख्याल जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता होगा तो रीअरेंज करके ही आपको हैलाइड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, जैसे ये सवाल है बड़ा आसान है, HI के साथ रिएक्शन है तो आपका H+ सबसे पहले सामने आके खड़ा हो जाएगा और ये H+ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कार्बन से मांगेगा, तो बाहर वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर आएंगे जो कि H+ को मिल जाएंगे। इस पूरे खेल में जो आप देख रहे होंगे प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? इस कार्बन के ऊपर। अब बात हुई थी क्योंकि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है तो ये रीअरेंजमेंट के बारे में जरूर सोचेगा, इसको बगल वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या तरीका बताया गया था रीअरेंजमेंट का? किसी एक ग्रुप की शिफ्ट करते हैं, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए, आपको मस्त इसका फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। आंसर विल बी CH3 CH3 प्लस यहां शिफ्ट हो जाएगा जिसके ऊपर I लग जाएगा, एंड दिस इज CH2 तो पहले से था CH3, एक CH3 की शिफ्ट आपने और दिखा दी, तो आपने आसानी से 3 डिग्री आयोडाइड तैयार किया, क्योंकि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म थी। कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना।
सेम सवाल यहां पर भी है। HBr की बात करेंगे तो सर HBr की अगर आप बात करते हैं तो H प्लस एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो जो यहां वाला H प्लस है वो किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, यहां वाला H प्लस है और एक यहां वाला H प्लस। साफ दिखाई देता है सर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन से मांगे जाने चाहिए और वो इस H प्लस को मिल जाने चाहिए ताकि यहां का प्लस आए, एंड दिस प्लस इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली ये वाला जो H प्लस होगा वो H प्लस शायद इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगे और वो इसको मिल जाए, क्योंकि प्लस यहां वाला बेहतर है NO2 की वजह से। NO2 के पास में प्लस न हो तो बेहतर। इसका मतलब ये हुआ सर एक प्लस ऊपर बनेगा, एक यहां बनेगा, यानी एक Br तो आपका ऊपर लगेगा और एक Br आपका साइड में लगेगा। तो बड़ी आसानी से ये काम भी किया जा सकता है, यानी HX के साथ रिएक्शन भी बहुत आसानी से की जा सकती है। एंटी दैट वाज मार्कोनिकॉफ प्रोसेस, जो अभी हमने किया वो मार्कोनिकॉफ एडिशन था। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, जिसमें अगर आपने कोई एल्कीन ली, जैसे मान लीजिए आपने एक एल्कीन ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, अगर आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जिसका आंसर CH3 CH2 CH2 Br निकल के आएगा। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो आपने लिखा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सिर्फ आपको कहां देखने को मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको सिर्फ HBr में देखने को मिलता है। HCl और किसी और हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए HCl के साथ ही ये रिएक्शन कराई जाती परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल मैकेनिज्म फॉलो करता जो अभी आपने इससे पहले की थी। नॉर्मल सिचुएशन में ये आंसर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आगे बढ़ता और यहां जाके चुपचाप Cl लग जाता है। दिस इज मार्कोनी, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन। यानी HBr के केस में आपको एंटी मार्कोनी मिलेगा, बाकी हर केस में आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन ही देखने को मिलेगा। दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। पानी का एडिशन किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन भी किया जा सकता है। तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन होगा, जो कि फिर वही है H प्लस की प्रेजेंस में होगा। तो अगर H प्लस के साथ हो रहा है तो हम सब समझ ही रहे हैं, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगी, रीअरेंजमेंट का ख्याल रखा जाएगा, यानी यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट का जरूर ख्याल रखना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, जो प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर का माना जाएगा। दिस इज प्योरली मार्कोनी। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन माना जाएगा वाटर का। यानी अगर मैं आंसर लिखना चाहता हूं तो इस केस में साफ समझ में आता है रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के केस में प्लस पहले यहां आएगा, वो प्लस CH3 की शिफ्ट करके यहां जाएगा, तो ऊपर वाले केस का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CCH3, और यहां पर पानी के जुड़ने के बाद OH, इधर आ जाएगा आपका CH, और एक CH3 पहले से था, एक मैंने शिफ्ट कर दिया। दूसरा वाला सिर्फ प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, जैसे हैं वैसे लिख देते हैं, लेकिन मार्कोनी के हिसाब से आप OH लगा दीजिए। और मार्कोनी कहता है H को आप OH को उस तरफ लगाइए जहां पर हाइड्रोजन्स कम है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पर उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट को लगाइए जिस पर हाइड्रोजन्स कम है। तो आप मार्कोनी के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। और तीसरा वाला केस प्योरली एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में आपको नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर लगाना है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पानी का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा OH माइनस है, वो OH माइनस आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के हिसाब से ऐड करने हैं। पहला मेथड एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन था, और एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन में कार्बोकेटाइन बनते हैं, जिसमें रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ सकता है। एक और रिएक्शन के बारे में भी बात की जा सकती है। आप अगर देखें तो HOCl का एडिशन हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन बोला जा सकता है। अभी हमारी बात हुई भी थी कि अगर मैं हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन की बात करता हूं तो ये जो HOCl है, दिस इज HO माइनस एंड Cl प्लस। हालांकि ये HOCl भी बोला जा सकता है, दिस इज H2O प्लस Cl2 भी बोला जा सकता है, और ये आपको एक इलेक्ट्रोफाइल बना के देता है Cl प्लस। अभी मेरी बात हुई थी Cl प्लस एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे लोन पेयर भी है, तो वो किसी एक आदमी से लेता है और किसी दूसरे आदमी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक तरफ से इलेक्ट्रोफाइल, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे पहले एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है, CH3CH, और ये बन गया आपका Cl प्लस, जैसा अभी बना। और फिर वही वाली बात आती है, इस बार इस रिंग को खोलने के लिए पानी या OH माइनस अंदर से किसी एक कार्बन पर धक्का मारते हैं, और ये CH3CHOH CH2Cl, दिस इज हेलो हाइड्रिन। इसे हेलो हाइड्रिन भी कहा जाता है, और दिखाई ये देता है कि इसमें कहीं पर भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। इस चीज का सब लोग ध्यान रखें, इसलिए नो रीअरेंजमेंट की बात भी सब लोग ध्यान रखें।
यानी ये प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HOCl है। दिस इज प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ OH माइनस एंड Cl+। ये OH माइनस और Cl+ का प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कार्बोकेटायन का बनना या उसका रीअरेंजमेंट हमारे सामने कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? अब यही सेम काम, अब जैसे ये जो रिएक्शन आपने करी है, ये जो HOCl की एडिशन था या फिर जो पुरानी रिएक्शंस थी, ये सेम काम एल्काइंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है ना। तो अब हाइड्रोक्सिलेशन की बात करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, आप एक साथ दो OH को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन हो, एक जनरल सी बात कर लेते हैं, अगर कोई एल्कीन हो RCH डबल बॉन्ड CHR, इस एल्कीन पर हाइड्रोक्सिलेशन करने के मेरे पास तीन तरीके हैं। एक ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, एक परऑक्सी एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है पानी के साथ। ये तीनों लोग एक ही काम करते हैं, सिर्फ फर्क इतना है, ये दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं और ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि जो OH दो जुड़ेंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो सब लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि दोनों OH सेम डायरेक्शन में होंगे, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा उसमें एक OH ऊपर और एक OH आपको नीचे दिखाई देगा, दैट इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। हालांकि इस तरह से बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप 3 डायमेंशनली उसको देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों आपको सिन हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट दे देंगे। और आपको परऑक्सी एसिड वाटर के साथ ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट दे देगा। यही सेम हरकत अगर एल्काइन के साथ की गई होती तो क्या होता, अगर यही सेम हरकत आप एल्काइन के साथ करेंगे तो जहां आपने दो OH लगाए वहीं दो OH और आ जाएंगे। यानी अगर आप यही चीज एल्काइन के साथ करते हैं तो सेम यही प्रोसेस देखने को मिलेगा। आपके पास ये होगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब आप जब एल्काइन के साथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, दो OH आ जाएंगे, फिर दो OH आ जाएंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड बचेगा। तो एक साथ देखें तो आपको तमाम OH एक ही कार्बन पर देखने को मिलेंगे, और एक साथ जब एक कार्बन पर दो OH आ जाएं तो पानी हटाने के बाद ये RC डबल बॉन्ड OR में कीटोन में, डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। यानी एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, बस रिएक्शन को दो बार आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगी। और ओजोनोलिसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अगर आप किसी एल्कीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज मैं एक एल्कीन ले लेता हूं, दिस इज H एंड दिस इज R, तो ऐसे में अगर आप किसी एल्कीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन करने में, तो सबसे पहले आप एल्कीन्स के साथ ओजोन जुड़कर मोलोजोनाइट फॉर्म करती हैं। अगर मोलोजोनाइट की बात करें तो ये मोलोजोनाइट कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले एक मोलोजोनाइट फॉर्मेशन होता है और मोलोजोनाइट के बाद ये रीअरेंज करके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल बी ओजोनाइड। और एक बार ओजोनाइड बना तो ये ओजोनाइड हम सब जानते हैं फर्दर ब्रेक करके आपको RCH डबल बॉन्ड O प्लस RCH डबल बॉन्ड O में तोड़ के दे देता है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो एल्काइंस या एल्कीन्स के साथ जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है जिसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट एल्डिहाइड बना तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट हो सकता है अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर आपने, दिस इज ऑक्सीडेटिव, यानी आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या ऐसे मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है, तो आप इसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएक्शन मान सकते हैं। लेकिन अगर यही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती, यानी अगर जिंक भी होता, यानी जिंक की प्रेजेंस होती, जिंक की प्रेजेंस है, तो क्या होगा, अगर जिंक की प्रेजेंस है तो ये H2O2 जो भी बना है जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता और H2O2 बच जाता। अगर H2O2 बच गया तो बने हुए एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब अगर जिंक है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, अगर जिंक की प्रेजेंस है, अगर जिंक है तो इट विल बी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसे आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। और उस केस में एल्डिहाइड्स कैन बी दी प्रोडक्ट्स, एल्डिहाइड्स भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो ऐसे में इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का नाम दिया जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और फिर ऐसे में एल्डिहाइड्स
कैन नेवर बी द प्रोडक्ट्स, कैन नेवर बी द प्रोडक्ट्स। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जिंक नहीं है तो फिर H2O2 को कोई रिड्यूस नहीं करेगा, यानी H2O2 बची रहेगी और वो H2O2 एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगी? एसिड में। तो आपको एल्डिहाइड कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा ये चीज जरूर बोली जा सकती है कि अगर कोई एल्कीन है तो आप इतनी मैकेनिज्म का फॉलो ना करके एक छोटी सी बात याद रखें कि जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो उस ओजोनोलिसिस में जो भी आपको एल्कीन दिख रही है उसमें से डंडे हटाकर आपको अंडे लगाने होते हैं। तो आप चाहें तो यह भी बोल सकते हैं कि डंडे हटाकर अंडे लगा दिए जाए तो भी प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। तो क्योंकि मैकेनिज्म से हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है तो फिर हम ये काम कर सकते हैं कि जब ओजोनोलिसिस की जाती है तो जहां पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले आप उसको तोड़कर डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए। और नहीं तो अगर उल्टा प्रोसेस है, आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दे रखा हो और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए ओजोनोलिसिस किसने की, तो अंडे हटाकर डंडे लगाकर भी ये काम किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ओजोनोलिसिस एक आसान सा प्रोसेस है जिसको एक बार सही से सवालों के साथ प्रैक्टिस करा जाए, क्योंकि इस पर अच्छे खासे सवाल तैयार होते हैं। तो एल्कीन्स को अगर देखा जाए और एल्काइंस को देखा जाए तो ये आसान सा प्रोसेस है जिसको एक बार सही से रिवाइज कर लिया जाए, मुझे लगता है आसानी से समझा जा सकता है। तो सब लोग इसको एक बार दोहरा लें, कर लें, है ना। तो चलिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और भी चीजें जो इससे रिलेटेड होंगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अल्काइल लाइट्स के होंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन का यूज होगा, तो कुछ और रिएक्शंस जो हमें करनी चाहिए जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।